डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स, इसका हम इंडस वैली में आज हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे इसकी साइट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिन एंड फेजेस, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके उत्पत्ति और चरण क्या है, यानी कि इसके ओरिजिन और फेज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एंशियंट सिविलाइजेशन thriving along the Indus River and the Ghaggar Hakra River in what in now पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही प्राचीन, बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। इनकी बहुत ही पुरानी सभ्यता है, जो कि सिंधु नदी और घग्गर हगरा जो नदी है उसके साथ साथ जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में है वहाँ पे पनप रही है। यानी कि कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर और घग्गर और जो हकरा नदी है वहाँ के किनारे पे पाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सरस्वती नदी के किनारे भी इसको माना जाता है। यानी कि इंडस नदी और सरस्वती नदी, उस टाइम पे सरस्वती नदी जो बहती थी, जो ट्रिब्यूटरी थी इसकी इंडस की, तो वहाँ पे ये नदी, ये वहाँ पे जो साइट ये मिली है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमें इंडस रिवर और घग्गर हकरा जो रिवर है उसके आसपास मिली है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर साइट जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम है अवेलेबल है, इंडिया में बहुत कम इस साइज़ का अवेलेबल है। Among other names for the civilization is the Harappan civilization in reference to the first excavated city of हड़प्पा। अब देखिए, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई हुई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको कई बार हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो बात एक ही है। क्यों? क्योंकि देखिए कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसी के कारण इसी को इंडस वैली को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सभ्यता थी इसलिए। एन अल्टरनेटिव टर्म फॉर द कल्चर इन सरस्वती सिंधु civilization based on the fact that most of the Indus Valley sites have been found along the Ghaggar Hakra river। अब देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो इसका कल्चर, इसका जो संस्कृति है, उसके लिए ये एक वैकल्पिक शब्द जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि सिंधु सदी के अधिकांश जो भाग हैं वो घग्गर हकरा नदी के किनारे पाए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सिंधु घाटी को हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। उसके अनुसार क्या है कि यहाँ पे जो सरस्वती शब्द है, सरस्वती शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सिंधु नदी के किनारे और घग्गर हकरा नदी के किनारे तो है ही है, पर ये सरस्वती नदी के किनारे भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सरस्वती नदी थी, वो इसकी ट्रिब्यूटरी थी इंडस की, उसके वो नदी बहती थी, इसलिए कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सरस्वती नदी है उसी के किनारे भी पाई जाती थी, या इस सरस्वती सिंधु सभ्यता भी मानी जाती है। ठीक है, यानी कि सरस्वती के नदी के किनारे होने से इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस नदी के किनारे होने से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ज़्यादातर जो पार्ट है वो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी है, और ज़्यादातर इसके पार्ट जो है वो घग्गर और हकरा नदी के किनारे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो उसके ज़्यादातर जो प्लेस है, जो पार्ट है, वो कहाँ पे है? वो सिंधु घाटी के पास है, यानी कि इंडस के पास है, और घग्गर हकरा नदी के पास है। अब देखिए, दयाराम सानी फर्स्ट डिस्कवर हड़प्पा ऑन रावी इन 1921। आर.डी. बनर्जी डिस्कवर मोहनजोदाड़ो और माउंट ऑफ द डेड इन 1922। सर जॉन मार्शल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन बोथ साइड। अब देखिए है क्या, मैं आपको फ्रेंड्स
यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। देखिए हम ये देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये खोजी गई, किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने। अब देखिए दयाराम साहनी है, उन्होंने उन्होंने हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे खोजी थी 1921 में, ठीक है। जबकि आर डी बनर्जी, आर डी की फुल फॉर्म है रखल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की साइट खोजी थी इंडस नदी के किनारे 1922 में। यानी कि 1 साल पहले जो है वो दयाराम साहनी ने, और उसके 1 साल बाद जो है वो आर डी बनर्जी ने 1922 में किसको खोजा था? मोहनजोदाड़ो को, ठीक है। और सर जॉन मार्शल है, उन्होंने क्रूशियल रोल निभाया था। अब सर जॉन मार्शल है कौन? ये एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसका थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ क्या है। देखिए हुआ क्या था कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1921 में, यानी कि सन 1921 की बात है। यहाँ पे भारत में, इंडिया में रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, बिछाई जा रही थी लाहौर से लेके कराची तक। यानी कि लाहौर से कराची तक क्या है कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। तो आप देखिए कि जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो जिसके ऊपर रेलवे ट्रैक बनाया जाता है उसके नीचे जो है छोटे छोटे जो है वो पत्थर लगाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे जब पत्थर लगाए जा रहे थे तो मज़दूर जो है वहाँ पे ईंटें लेके आ रहे थे, ठीक है। जो ब्रिक्स होते हैं ना, ईंटें, वो लेके आ रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि ईंटें वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वो ईंटें जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की मतलब कि वो थी, क्योंकि उस जगह पे कोई ऐसा, जहाँ पे ये जो रेलवे लाइन बन रही थी उस जगह पे ऐसा कोई भी आर्टिस्ट, ऐसा कोई भी कलाकार नहीं था जो उस टाइप की ईंटें बना सके। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि ईंटें जो आप लेके आ रहे हो ये कहाँ से लेके आ रहे हो? तो उन्होंने कहा ये किसी गांव में, बहुत बड़ा एक शहर गांव में धंसा हुआ है ज़मीन के अंदर, तो हम वहाँ से ईंटें लेके आ रहे हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक गांव था, उसमें जाके जब देखा वहाँ पे एक पूरा पूरा शहर बसा हुआ था अंदर। तब उन्होंने इसकी खोज की, तो इसको धीरे धीरे करते करते इसे इंडस वैली का नाम दिया गया। यानी कि ये अचानक खोजी गई, ये जानबूझ के नहीं खोजी गई, ये सेरेंडिपिटी था। सेरेंडिपिटी क्या है? अचानक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो अचानक से हुई है, ठीक है, कोई प्लानिंग करके नहीं की गई है। क्योंकि अगर वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी के कारण, उसी की ईंटों के कारण क्या था, यहाँ पे इंडस वैली जो है वो साइट मिल गई। कब मिली? 1921 में। उसके बाद क्या है, 1922 में मोहनजोदाड़ो मिला, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। जो सर जॉन मार्शल हैं, ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो खुदाई कर रहे थे वो तो इंडियन थे, वो तो दयाराम साहनी थे और रखल दास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी थे। अब उनके जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्रूशियल रोल निभाया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल, द स्क्रिप्ट इज़ देयर बट इट कैनॉट बी डिस्प्रिंटेड एंड बिलोंग्स टू द ब्राउन एज। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या बात बताई गई कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ये तांबा युग यानी कि ब्राउन एज से संबंधित है। यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले बात करें तो वो किससे संबंधित है? वो ब्राउन एज से संबंधित है, वो तांबा युग से संबंधित है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेजुअली डेवलप टू फुल फ्लैश सिविलाइजेशन विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू ए कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटा नेम प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन स्टेज ऑफ फेसिस। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्री हड़प्पन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय, ठीक है, जब हमने किया था ना वो चारकोलिथिक फेज़ था, न्यूलिथिक फेज़ था, ठीक है, पैलेलिथिक, वो क्या था? हड़प्पन से पहले का फेज़, यानी कि हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होने से पहले वाला फेज़, फिर अर्ली हड़प्पा, ठीक है, फिर मैच्योर हड़प्पा, फिर लेट हड़प्पा। ये लेट हड़प्पा क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होने जा रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए उसके शुरुआती समय, उसके एंडिंग समय में इसको बांटा गया कि यानी कि कब क्या क्या चीज़ हुई थी, यानी कि जब इंडस वैली से पहले क्या था, इंडस वैली के दौरान क्या था, और इंडस वैली के ख़त्म होने के बाद क्या क्या था, ठीक है। इसे 3-4 चरणों में, इसे 3-4 भागों में बांटा गया है। द लॉन्ग टर्म इंडिजीनियस एवोल्यूशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन विच ऑब्वियसली began on the periphery of the Indus Valley in the hills of eastern Balochistan and then extends so far into the plains
can be documented by analysis of 4 sites which have been excavated in recent years: Mehergarh, Amri, Kalibang and Lothal, ठीक है, which reflect the sequence of 4 important phases or stages in pre and proto history in the northwest region of the Indian subcontinent। यहाँ पे देखिए क्या बात बताई गई है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो सभ्यता है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादातर क्या है, वो बलूचिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से शुरू हुआ है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये कहाँ से शुरू हुई है, ये मानी जाती है बलूचिस्तान की पहाड़ियों से। बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यानी कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों से इंडस वैली की शुरुआत मानी गई है। फिर ये धीरे धीरे करते करते कई जगह पे से खोजा गया है। अब तक देखिए इसे मेहरगढ़, अमरी, कालीबंगन और लोथल जैसे स्थानों पर इसे खोजा गया है। ये स्थान कहाँ पे है? कुछ स्थान देखिए पाकिस्तान में, तो कुछ स्थान इंडिया में। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो बलूचिस्तान से हुई है, तो उसके कई जो पार्ट है वो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में देखे गए हैं। ठीक है। द सीक्वेंस begins with the transition of nomadic herdsmen to settle agriculturist in eastern बलूचिस्तान फर्स्ट फेज़। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यह जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये पूर्वी बलूचिस्तान यानी कि जो ईस्टर्न बलूचिस्तान है, ठीक है, इसका पहला चरण है। उसमें क्या है कि जो कृषक यानी कि जो एग्रीकल्चर, जो इनकी किसान थे, वो उसको उनको इसके साथ शुरुआत होती है। यानी कि जो हम अगर बात करेंगे इसके फर्स्ट फेज़ की, ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें, तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान से शुरू होता है। जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जब यहाँ पे किसान जो थे वो यहाँ पे सेटल थे। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, बलूचिस्तान में क्या था, यहाँ पे जो किसान थे वो यहाँ पे सेटल थे। कॉन्टिन्यूस विद द ग्रोथ ऑफ लार्ज विलेज एंड द राइज ऑफ टाउन इन द इंडस वैली। अब देखिए पहले क्या थे किसान, फिर बाद में क्या थे, जब इसका सेकंड फेज़ आया इंडस वैली का, यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई। यहाँ पे क्या थे, धीरे धीरे गांव की जो है वो शहरों की, गांव की जो वृद्धि होने लग गई। ठीक है, यहाँ पे पहले किसान थे, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे गांव बसने शुरू हो गए, वहाँ पे क्या था, और शहर बसने शुरू हो गए इसके सेकेंड फेज़ में। ठीक है, उसके बाद लीड्स टू द एमरजेंस टू द ग्रेट सिटीज़, थर्ड फेज़। अब इसके थर्ड फेज़, इसके तीसरे चरण की बात करें, इसमें क्या था, इसमें बड़े बड़े शहर, महानगर है वो उत्पन्न होने लगे। अब देखिए सिंपल सी बात देखिए कि अगर हम इसके फर्स्ट फेज़ की बात करें, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ किसान थे। ठीक है, उसके बाद क्या था दूसरे फेज़ में, सेकंड फेज़ में क्या था, इसमें शहर बढ़ने लग गए, गाँव बढ़ने लगे। तीसरे फेज़ में हम क्या दिखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़ी जो है वो सिटीज़ बनने लगी, बड़े बड़े यहाँ पे शहर बनने लग गए। इसका जो चौथा, जो फाइनली द एट एंड देयर कल्चर दैट दे डिक्लाइन। अब देखिए चौथा जो चरण है, हम इसका पतन देखते हैं। ठीक है, डिक्लाइन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी है, देखिए आप कोई भी जगह है, कोई भी टाइम, सभी एक जगह नहीं रहता। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कितने समय तक रही, पर फिर भी उसका डिक्लाइन हो गया। यानी कि कहीं पे भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, उसका अंत होता ही है। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए कि अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया था, उसका भी अंत हो गया है ना, भारत आज़ाद हो गया था। अब देखिए पैलियोलिथिक की बात करें, नियोलिथिक तक, वो भी ख़त्म हो गया। इंडस वैली आई, वो भी ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ की शुरुआत भी होती है, हर एक चीज़ का पतन भी होता है। अब इसके फर्स्ट फेज़ में बात करें तो हमने देखा है कि स्टार्टिंग कैसी है, सेकंड थर्ड फेज़ में हम देखा कि ये डेवलप हो रहा है, और लास्ट फेज़ में हम देखते हैं इसका डिक्लाइन हो रहा है। मेडिटेरियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मंगोलीज एंड अल्पाइंस फॉर्म टू द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, तो द फर्स्ट टू मोर निमरस। अब देखिए यहाँ पे ऐसा तो है नहीं है कि एक ही प्रजाति के लोग रहते थे। यहाँ पे क्या था, मिक्स जो थे वो लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो इसे इन शॉर्ट बात कर रहे थे, इस लाइन की इन शॉर्ट बात कर रहे थे, यहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटी थी। यहाँ पे कई तरह के लोग रहते थे, एक ही तरह के लोग नहीं थे। यहाँ पे कई तरह के लोग थे, जो कि मेसोपोटामिया से, मंगोल से थे, अल्पाइन से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। ठीक है, और मेडिटेरियन जो है उसके आसपास के लोग थे इनकी। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मंगोल, अल्पाइन। ठीक है, इनके जो बड़ी बड़ी संख्या के लोग थे यहाँ पे रहते थे। ठीक है, इस सभ्यता में यानी कि मोर देन 100 साइट्स बिलोंगिंग टू दिस सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। अब देखिए 100 से ज़्यादा जो साइटें हैं
वो यहाँ से खोजी गई हैं। इनकी इस सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जो 100 से जो अधिक जो साइट है, जो 100 से अधिक जो स्थल है, वो इसकी अब तक खुदाई हो चुकी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं तो आपको 100 यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी हो चुकी है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन डेटिंग, इट स्प्रेड फ्रॉम द ईयर 2500 टू 1750, ठीक है, BC, यानी कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे क्या था, कॉपर, ब्राउन, सिल्वर एंड गोल्ड वर नॉन बट नॉट आयरन। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे 2500 से 1750 BC की, यहाँ पे कॉपर से लोग जानकार थे, ब्राउन्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर यहाँ पे आयरन नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक देखिए आयरन की खोज यहाँ पे नहीं थी, लोहे की खोज नहीं थी, लेकिन लोहा कब पाया गया, लोहा पाया गया था लेटर वैदिक काल में। ठीक है, अब तक देखिए यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का प्रमाण मिला है, वो कब मिला, तो आपको सीधे ही करना है कि आंसर गलत है, क्योंकि लोहे का प्रमाण था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अब देखिए इसका हम बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, यानी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अब देखिए, कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये जो कहाँ तक फैला था, ये कुछ पार्ट पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, गुजरात का, राजस्थान का और यूपी का कुछ पार्ट कवर कर रहा है। अगर हम भारत के पंजाब की बात करें, इंडिया के पंजाब की बात करें, तो इंडिया का जो पंजाब का जो रोपड़ है, ठीक है, यहाँ पे जो रोपड़ है पंजाब का, वहाँ पे इसके कुछ हिस्से देखे गए हैं, और जो इसका कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली की मिली है। ये जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो इंडिया के पंजाब से जो प्रांत है वो काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान का पंजाब, तो वहाँ पे इंडस वैली की साइट है बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। हमारे भारत में जो पंजाब है वहाँ पे रोपड़ में इसकी साइट देखी गई है। ठीक है, और सिंध, बलूचिस्तान वगैरह में आप एक बार नोट करिए यहाँ पे कि ज़्यादा जो खोज है इंडस वैली की, वो ज़्यादातर साइट्स जो है हमें पाकिस्तान में ही दिखाई दी हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम मांडा इन जम्मू इन द नॉर्थ टू डायमाबाद इन द साउथ एंड फ्रॉम आलमगिरी इन वेस्टर्न यूपी टू सुटंगडोर इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट। अब देखिए जिनके नाम आ रहे हैं ना, इसको हम अगले जो लेक्चर हमारा आएगा इसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट है वो कहाँ तक फैला हुआ था। ये जम्मू के मांडा से लेकर, ठीक है, जम्मू में एक मांडा नाम की जगह है, प्लेस है, जम्मू के मांडा से लेकर ये दायमाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये यूपी के आलमगीर तक भी फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए मेजर साइट्स देखें, बात करें तो मेजर साइट इन पाकिस्तान और हड़प्पा ऑन रिवर रावी इन वेस्ट पंजाब, यानी कि पाकिस्तान में जो हड़प्पा के जो साइट्स मिली हैं वो रावी की नदी पर मिले हैं, वो भी वेस्ट पंजाब में, यानी कि जो हिस्सा पंजाब जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर रावी नदी के किनारे क्या है, इसके ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं, इसके ज़्यादातर जो पार्ट्स मिले हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वो भी इंडस में है, चौहंदड़ो जो है वो सिंध में है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर बात करें तो इंडस वैली जो है वो कहाँ पे मिली है, वो मिली है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदाड़ो में और चौहंदड़ो में। ये कहाँ पे, ये सिंध पाकिस्तान में है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोथल, ये गुजरात में पड़ता है, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, ये है गुजरात में। यानी कि इंडिया की बात करते हो, जो इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट है, यानी कि लोथल, रंगपुर और सुरकोटड़ा, ये गुजरात में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, बनावली जो हिसार हरियाणा में है, और आलमगीरपुर ये कहाँ पे, ये है वेस्टर्न यूपी में। तो इंडिया में इन जगह पे पाया गया है। आपको ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। द लार्जेस्ट एंड द लेटेस्ट साइट इन इंडिया इन धोलावीरा इन गुजरात, डॉक्टर JP जोशी एंड डॉक्टर RS बिस्ट वर इन्वॉल्व इन इट। अब देखिए लार्जेस्ट और लेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी और लेटेस्ट साइट कौन सी है, धोलावीरा है अब गुजरात में। ठीक है, जो धोलावीरा गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर JP जोशी और RS बिस्ट वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो फ्रेंड्स आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप इसको एक बार सर्च कर लेना कि लेटेस्ट साइट जो है वो कौन सी है एट प्रेजेंट टाइम पे 2019 में, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दिन ब दिन इसकी खोज होती जा रही है, तो क्या पता इसका कुछ नया कुछ पार्ट निकल के सामने आ जाए। एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार आप चेक करके ज़रूर जाइएगा। टाउन प्लानिंग की बात करें तो लोग यहाँ पे रहते कैसे थे, देखिए द इंडस वैली पीपल वर primarily अर्बन पीपल, elaborate टाउन प्लानिंग वर फॉलोइंग द ग्रिड सिस्टम।
अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो लोग थे ये यहाँ पे शहरीकरण था, यानी कि जो टाउन प्लानिंग की बात करें यहाँ पे देखिए जो शहरीकरण था, अर्बन पीपल थे यहाँ पे, शहरी लोग थे इंडस वैली में। यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी। ग्रिड सिस्टम होता क्या है, ग्रिड की बात करें तो आप देखिए कि जो सड़कें थी वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट सीधी ही चलती थी। अगर यानी कि सीधी जो सड़कें थी ना बिल्कुल सीधी सीधी थी, वो ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ तक ही रहती थी, कोई गलियाँ वगैरह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यानी कि जो आज की जो सड़कें हैं जो कहीं भी गली में आप घुस जाओ, है ना, ऐसा नहीं था। वहाँ पे ग्रिड पैटर्न था पूरा कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट था। रोड्स वर वेल कट डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स। अब देखिए जो लैम्प पोस्ट एट इंटरवल इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो जो सड़कें हैं वो काफ़ी वो अच्छी तरह से उन्होंने विभाजित की हुई थी, कटिंग हुई हुई थी गलियों जो सड़कों की, ठीक है। जो सड़कें थी उसको जो कि क्या था, शहर के अनुसार जो सिटी थी उसके अनुसार क्या था, अच्छी तरह से उसे काटा गया था ऐसे, ठीक है। फिर देखिए हर एक जो उनकी स्ट्रीट पे, हर एक जो गली के पास क्या था कि वहाँ पे आपको एक लैंप पोस्ट दिखाई देता है, इनकी जिसे हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं। जैसे आजकल स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, तो वैसे ही वहाँ पे सड़कों पे क्या था, स्ट्रीट लाइट जो है वो लगी होती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्ट्रीट वर क्वाइट ब्रॉड वेयरिंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट इन ब्रेथ। बर्nt brick of good quality were used in the building material except in रंगपुर एंड कालीबंगन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो गलियाँ थी वो 9 फीट से 34 फीट तक चौड़ाई से काफ़ी भिन्न थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो गलियों की चौड़ाई थी वो कितनी थी, 9 फीट से 34 फीट, यानी कि 9 फीट से 34 फीट। अब देखिए जो बर्nt ब्रिक थी, बर्nt ब्रिक क्या है, ऐसी ईंटें, पहले क्या था मिट्टी की ईंटें थी, अब क्या था जो ईंटें हैं उसे क्या है आग में जो है वो पकाया जाता था। अब देखिए रंगपुर और जो कालीबंगन का जो एरिया है वहाँ पे क्या है, जो बर्nt ब्रिक मिली है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेंगे, बताइए कि जो बर्nt ब्रिक है, जो जली हुई ईंटें हैं वो कहाँ से मिली थी, रंगपुर और कालीबंगन से। अब देखिए एल्सवेयर इन द कंटेम्प्रेरी वर्मल्ट bricks were used, no pottery clay was allowed to built with the four wall of city। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे बर्nt ब्रिक का इस्तेमाल होता था तो देखिए दुनिया में कहीं पे भी मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि यहाँ पे सभी जगह पे क्या था, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल होता था। जबकि यहाँ पे जो अगर हम इंडस वैली की बात करें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बर्nt ब्रिक का इस्तेमाल होता था। बाकी जगह क्या था, बाकी जगह मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे क्या था, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था जिसे पकाया जाता था। अब देखो जो शहर की जो वॉल्स हैं, जो जो दीवारें हैं, उसके अंदर क्या था, किसी भी मिट्टी के बर्तन भट्टे को बनाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो शहर की जो दीवारें थी, ठीक है, उसके अंदर क्या था, यानी कि उसके अंदर क्या था, किसी को भी क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आप मिट्टी के बर्तन अंदर बना सको, यानी कि अगर एक बार यहाँ पे लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए जाते थे। हाउस वर ऑफ्टन ऑफ 2 और मोर स्टोरी ऑफ वेयरिंग साइज बट वर क्वाइट मोनोडस, ए स्क्वायर कोर्टयार्ड अराउंड विच वर ए नंबर ऑफ रूम्स। अब देखिए जो मकान जो थे वो ज़्यादातर 2 या 2 से अधिक मंजिल के होते थे, ठीक है। अलग अलग साइज़ के वहाँ पे वो काफ़ी मकान थे, ठीक है। साइज़ एक सा नहीं था, किसका छोटा मकान था, किसका बड़ा था, एक 2 मंजिली था या उससे बड़ा था, ठीक है। तो जहाँ पे क्या था, एक चौकोर यानी कि एक जो चौरस जिसे हम कहते हैं, जो स्क्वायर जो था वो आंगन था, जिसके चारों ओर क्या था, कई कमरे थे। यानी कि जो घर थे उसमें क्या था, जिसे हम प्रांगण कहते हैं आजकल, ठीक है, इसमें आंगन था चौकोर, ठीक है, स्क्वायर था वो, ठीक है। वहाँ पे चौकोर आंगन था, जैसे घर में घुसोगे चौकोर आंगन था वहाँ पे, उसके साइड पे क्या थे, उसके साइड पे रूम बने होते थे, ठीक है। वो 2 या 2 से अधिक मंजिल का होता था। द विंडोज़ फेस्ड द स्ट्रीट एंड द हाउसेज हैड टाइटल बाथरूम। अब देखिए जो क्या था, जो खिड़कियाँ थी, ठीक है, उनकी जो जो खिड़कियाँ थी वो कहाँ पे खुलती थी, ठीक है, वो कहाँ पे थी, वो सड़कों के पास थी, वो गलियों में थी, ठीक है। जो थी ना, जो देखिए यहाँ पे क्या था, जो घरों के दरवाजे थे या खिड़कियों के दरवाजे थे वो कहाँ पे खुलते थे, वो खुलते थे गलियों में। ग्रेड पैटर्न था ना, सड़क की तरफ आपको कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देगा, आपको सारे दरवाजे जो है वो गलियों में ही खुलते दिखाई देंगे। यानी कि जो इसके जो गलियाँ, जो इसके घरों के दरवाजे वगैरह थे, जो खिड़कियाँ वगैरह थी, वो कहाँ पे खुलती थी, वो गलियों में खुलते थे, ठीक है।
उसके बाद इट इज़ स्पेशली नॉर्थ वर्थी दैट ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड इट्स ओन वेल्स, बाथरूम्स, कोर्टयार्ड, ड्रेन्स एंड किचन। अब देखिए यहाँ पे निकासी का सिस्टम बहुत बड़ा था। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, लगभग हर घर में क्या था, अपने अपने लोगों ने कुएं बना रखे थे, अपने अपने बाथरूम थे, आंगन थे, नालियाँ थी, रसोई घर थे, ये सबके घरों में खुद के थे। अब देखिए जो यहाँ पे बाथरूम वगैरह थे, यहाँ पे जो सैनिटरी का जो हम बात करें, सैनिटाइजेशन जो यहाँ पे था ना, सैनिटेशन था जो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा था। यानी कि वहाँ पे जो नालियाँ बनी हुई थी उसके ऊपर क्या था, लकड़ी का वो कवर कर देते थे, ठीक है। जो उनका जो गंदा वगैरह पानी था वो सीधे गटरों में जाता था। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पानी रुक गया, ऐसा नहीं है, जल निकासी अच्छी थी, ठीक है। देयर वाज ए गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेन वर मेड ऑफ मोटार, लाइम एंड जिप्सन एंड कवर्ड विद देयर लार्ज ब्रिक स्लैब्स फॉर इजी क्लीनिंग विच शोज ए डेवलप सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आप बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो जल निकासी थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वह बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे बने थे, ये मोटार से बने होते थे, चूने से, जिप्सन से बनी होती थी। सफाई जो थी वो आसान होती थी। जैसे ईंटों का स्लैब बना दिया जाता था, यानी कि जैसे कोई गटर बनाया हुआ है, उसको अगर साफ़ करना हो तो उसके ऊपर क्या था, एक ईंटों का स्लैब बना दिया जाता था, एक पत्थर का स्लैब बना दिया जाता था। आजकल गटरों के ढक्कन होते हैं, जैसे कहीं पे लोहे के होते हैं, कहीं पे पत्थर के होते हैं, तो ऐसे ही होते थे, पत्थर के बनाए जाते थे कि जिसे आसानी से हटा के जिसकी सफाई की जा सके, ठीक है। Every house had its own soak pit which collected all the sediments and allowed only the water to flow into the street drain। अब देखिए हर घर जो था अपना उसका एक सोखने वाला गड्ढा होता था, ठीक है। इनकी हर घर में क्या था, अपना एक वहाँ पे क्या था, एक ना वो पे गड्ढा बना होता था, जैसे आजकल घरों में भी बने होते हैं ना गड्ढे, ठीक है। घरों में भी गटर बनाए जाते हैं पर्सनली, ठीक है, वैसे पहले भी वहाँ पे थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, केवल पानी को ही गली में के नाले में बहा दिया जाता था। इनकी जो पानी था उसे ही हम गली के में बहा सकते थे। अब देखिए जैसे क्या होता था कि आजकल भी आप देखिए कि जैसे घरों का जो भी गंदा पानी है वो सीधे ही नालियों में जाता है। तो पहले भी ऐसा था कि नालियाँ किसके लिए थी, कि जिनके घर में गंदा पानी वगैरह है वो अपने घर से फेंके तो सीधे नालियों में जाएगा, ठीक है। House drain empty themselves into the main drains which ran under the main street and below many lanes। अब देखिए जो घरों से पानी निकलता था वो मेन लेन से जाता था, जिसमें सभी घरों का पानी जो है जमा हो जाता था। There was special trenches constructed outside every city for the rubbish to be thrown in them। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप एक बात करिए, देखिए यहाँ पे कि जो हर शहर के बाहर क्या है, यानी कि हर सिटी के बाहर क्या है, विशेष खाइयाँ होती थी। यानी कि हर जो शहर है, हर एक जो सिटी है, उस शहर के बाहर क्या होता था, जो काफ़ी बड़ी बड़ी खाइयाँ बनाई जाती थी, किसके लिए, ताकि उनमें कूड़ा डाला जा सके, ठीक है। यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी है कि इंडिया में देखिए कि एक बहुत बड़ी बड़ी शहर के बाहर जो जगह बनाई जाती है जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था। आप दिल्ली जाके देखिए तो आप देखें वहाँ पे कितना अलग से कूड़ा डाल रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो हर शहर में क्या है कि बहुत सारे शहर हैं, हर एक शहर में के बाहर क्या है, ऐसी खाइयाँ बनाई जाती हैं जहाँ पे कूड़ा आसानी से डाला जा सके। द टाउन्स वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड सिटाडल एंड लोअर पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि घर को दो भागों में बांटा जाता था, सिटाडल और लोअर पार्ट। सिटाडल क्या है, सिटाडल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि ऊंचाई पे घर बनाना। अब देखिए सिटाडल में रहता कौन था, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई राजा है, ठीक है, कोई जो अमीर आदमी है वो सिटाडल में रहते थे। जो लोकल व्यापारी वगैरह थे, जो आम लोग थे, वो लोअर पार्ट में घरों में रहते थे, ठीक है। तो उसे कहते हैं सिटाडल लोअर पार्ट। अब देखिए जैसे नॉर्मल घर बना दिए तो उसको क्या करते थे, एक जगह पर को थोड़ा सा भर के तो उसको उसके ऊपर घर बनाया जाता था। इनकी अपर पार्ट और लोअर पार्ट में घर बनाए जाते थे। द सिटाडल वाज अ लॉन्ग आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म सम 30 to 50 फीट हाई एंड अबाउट सम 400 to 100 यार्ड इन एरिया। अब देखिए जो सिटाडल था वो 30 से 50 फीट ऊंचा रखा जाता था, और वो जो सिटाडल है वो 400 से 200 यार्ड के बीच में फैला होता था, ठीक है। यानी कि 400 से 200 गज के बीच में जो जिसकी दूरी होती थी। अब देखिए हर एक जो ऊपरी भाग से सिटाडल है वो
30 से 50 जो फुट है वो ऊंचा होता था। इट वॉज इनक्लोज बाय ए थिक क्रेंटल्ड मड ब्रिक वॉल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक मोटी जो है वो 13 मीटर जो है मोटी मिट्टी की ईंट की दीवार से घिरा होता था। इनकी जो सिटाडल है वो एक मोटी ईंट की दीवार से घिरा होता था जिसकी मोटाई कितनी होती थी, 13 मीटर। ठीक है। द सिटाडल comprised of public building whereas the lower part comprised of public dwelling। अब देखिए जो ये सिटाडल है ये क्या था, ऊपरी भाग में सिटाडल में क्या था, जो सार्वजनिक जो भवन थे वो थे। ठीक है। इनके ऊपरी भाग में क्या था, पब्लिक बिल्डिंग से सार्वजनिक भवन थे, जबकि निचले हिस्से में क्या था, सिर्फ यहाँ पे कॉमन या सार्वजनिक निवास थे। इनकी ऊपरी भाग की बात करें, सिटाडल की बात करें, वहाँ पे क्या था, पब्लिक बिल्डिंग थी। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई थी, सभी के लिए भवन बनाए गए थे। तो निचले भाग में क्या था, सिर्फ यहाँ पे लोग रहते ही थे। इन मोहनजोदाड़ो बिग पब्लिक बाथ, ग्रेट बाथ मेजरिंग 12 मीटर बाय 7 मीटर एंड 2.4 मीटर डीप हैज़ बीन फाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो मोहनजोदाड़ो में वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा एक बाथरूम मिला है। ठीक है, गुस्लखाना मिला है वहाँ पे बहुत बड़ा। तो देखिए वो जो है वो उसका माप क्या है, उसका अगर मेज़र क्या है, अगर बात करें तो वो 12 मीटर था और 12 मीटर 12 बाई 7 मीटर था। ठीक है, 12 मीटर बाई 7 मीटर था लंबाई चौड़ाई, और 2.4 मीटर जो था वो गहरा था। ठीक है, वो इनकी 2.5 मीटर लगभग था, वो गहरा था। ठीक है, आप फ़ोटो निकाल के देख सकते हैं गूगल पे, तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे, देखना कि वो 2.5 मीटर के आसपास था, वो गहरा था। ठीक है, बाथ जो था, जो बाथरूम था वहाँ पे, और वो क्या था, देखिए स्टेप लेड टू आइदर एंड टू सरफेस विद चेंजिंग रूम अलॉन्ग साइड। अब देखिए उसके साथ क्या था, बाथरूम के साथ साथ क्या था कि एक छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, किसके लिए, कि वहाँ पे कपड़े बदले जा सके। ठीक है, कपड़े बदलने के लिए वहाँ पे क्या था, एक छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। द ग्रेट बाथ वाज प्रॉब्ली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। अब देखिए जो ग्रेट बाथ था वो शायद अनुष्ठान स्नान, यानी कि रिचुअल बाथिंग क्या है कि जैसे कोई रीति रिवाज होता है, जब होता है ना स्नान करवाते हैं वहाँ पे, जब देखिए आजकल होता है गंगा स्नान होता है, या किसी नदी में नहा लिया, तो वैसे ही हो सकता था वहाँ पे ऐसे नहाया जाता था, तो इसलिए ग्रेट बाथ जो बनाए जाते थे। आजकल जैसे नदियाँ हैं, गंगा के किनारे लोग नहाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता वहाँ पे पानी जमा करके वहाँ पे ऐसे नहाया जाता था। ठीक है, जो रिचुअल बाथिंग होती थी। लैम्प पोस्ट एट द इंटरवल इंडिकेट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। दे वर स्पेशल सीरीज कंस्ट्रक्टेड टू द ट्रेवलर एंड ए सिस्टम ऑफ वॉच एंड वर्ड एट नाइट आल्सो एग्जिस्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब देखिए हर एक इंटरवल पर, हर एक अंतराल पर क्या था, लैम्प पोस्ट थी। इससे ये पता चलता था कि सड़कों पर यहाँ पे रोशनी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए सड़कों पर कोई यात्री, कोई पैसेंजर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, लैंप पोस्ट लगाए गए कि ताकि उसको सड़कों पर अंधेरा ना लगे। ठीक है, और उसके बाद क्या था, देखिए देयर वाज स्पेशल सीरीज कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रैवलर एंड सिस्टम ऑफ वॉच एंड वर्ल्ड एट नाइट आल्सो एग्जिस्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यात्रियों के लिए यहाँ पे क्या था, विशेष तौर पर देखिए कि खास चीज़ें बनाई गई थी। जैसे रात में, जैसे नाइट में क्या था, घड़ी थी, रात में घड़ी थी, और शब्द की प्रणाली मौजूद थी कि रात में वहाँ पे घड़ी लगाई जाती थी। ठीक है, घड़ी वैसे आजकल वाली नहीं है, वहाँ पे कुछ और सिस्टम था तब के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, म्यूनसिपैलिटी की, देयर इज़ नो क्लियर आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। परहैप्स दे वर मोर कंसर्न्ड विद कॉमर्स एंड दे वर पॉसिबली रूल्ड बाय ए क्लास ऑफ मर्चेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन था, ऐसा कोई वहाँ पे विचार नहीं है। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं कि वहाँ पे हाँ जो राजनीतिक संगठन था, कोई पॉलिटिकल सिस्टम था। शायद वे क्या करते थे कि शायद क्या था, लोग जो उस ज़माने के थे वो व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए व्यापारी जो वर्ग था वो वहाँ पे शासन करते थे। यानी कि लोगों का काम क्या था, व्यापार करना। जो व्यापारी वर्ग था वो लोगों के ऊपर शासन करता था, ऐसा माना जा सकता है। आल्सो देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू लुक आफ्टर सिविक एमेनिटी ऑफ द पीपल।
अब देखिए इसके अलावा क्या था कि लोगों की जो नागरिक जो सुविधाएं थी उसकी देखभाल के लिए क्या था, नगर निगम जैसा संगठन था। अब देखिए जैसा होता क्या था कि इंडस वैली में अगर कोई लोग रह रहे हैं, जो उनको सुविधाएं, जो जो नागरिक है वहाँ के, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनके लिए क्या था, नगर निगम यानी कि म्यूनसिपैलिटी वैसा बनाया गया था। अब लोगों की जीवन की इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, देखिए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, लोग क्या था कि लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे। द इंडस पीपल सॉट सीड्स इन द फ्लड अगेंस्ट इन नवंबर व्हेन द फ्लड वाटर रिसीडेड एंड रिपेयर their harvest of wheat and barley in April before the advent of the next flood which indicated agricultural knowledge of calendar reading। अब देखिए जो सिंधु के टाइम के जो लोग थे वो देखिए ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड थे, वो डिपेंड थे उनका, देखिए सबसे पहले बात करते हैं उनका कोई परमानेंट इरिगेशन नहीं था। जैसे आजकल होता है ना ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं हर एक खेत में, तो वैसा नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे वो परमानेंट, जो उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं था, उन्होंने परमानेंट कोई इरिगेशन काम नहीं कर रखा था। वो किसके ऊपर डिपेंड थे, वो डिपेंड थे फ्लड पे। अगर वहाँ पे बाढ़ ना आए, ठीक है, बाढ़ ना आए, अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे फसलों का नुकसान हो जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से अकाल पड़ जाता था। अब होता क्या था कि जब इंडस वैली के जो लोग थे वो मेनली डिपेंड थे किसके ऊपर, वो बाढ़ के ऊपर डिपेंड थे। जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी इकट्ठा करके क्या किया जाता था, तो उसमें गेहूँ और जौ की फसल यानी कि वीट और जो बारले हैं वो उगाए जाते थे, ठीक है। तो ऐसा ही था, यानी कि जो उस समय के जो लोग थे इंडस वैली के, वो बाढ़ के ऊपर डिपेंड थे। बाढ़ का पानी जो था वो फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। द पीपल ग्रू वीट, बार्ले, रे, पीस, सिसमी, मस्टर्ड, राई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉटन, डेट्स जो है, मेलन, ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो गेहूँ है, जौ है, राई है, ठीक है, मटर है, तिल है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उगाई जाती थी, ठीक है। अब देखिए चावल जो है वो लोथल में भी मिला है, ठीक है, राइस जो है वो लोथल गुजरात में भी मिला है, यानी कि उस ज़माने के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि वो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, आपको आना चाहिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बस आप बारीकी से करिए, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से करा रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से करिए, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए जो इंडस पीपल थे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। अब देखिए जो सिंधु लोग थे, जो इंडस लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जो कपास उगाई थी, सबसे पहले कॉटन उगाया था दुनिया में। इन कालीबंगन फील्ड वर प्लॉट विद वुडन प्लॉ। अब देखिए जो कालीबंगन था उसके खेतों में क्या था, लकड़ी की जुताई, जो कालीबंगन में क्या था, खेतों को लकड़ी की जुताई के साथ रखा जाता था, ठीक है। यानी कि जो कालीबंगन के जो खेत थे वो लकड़ी से जोते जाते थे ताकि वहाँ पे फसल उगाई जा सके। Domestication of animal was done at a large scale. Beside the cattle, sheep, pig, camel, cats and dogs were domesticated. Horses were not in regular use, but elephant was. Remain at horse at Sokotra and dogs with man engaged in leopard have been discovered। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जानवर यहाँ पे भी पाले जाते थे, पर बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो जानवर थे यहाँ पे पाले जाते थे, ठीक है। यानी कि बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर यहाँ पे जानवर पाले जाते थे। यहाँ पे बात करें तो इनके अलावा जो कैटल हैं, यानी कि जो देखिए जो शीप्स हैं, पिग्स हैं, यानी कि जो भेड़ है, सूअर है, ऊँट है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये पालतू थे। यानी कि कौन से जानवर पालतू थे, आपसे देखिए एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि बताइए इनमें से कौन से जानवर जो है पालतू थे। तो कैटल, शीप, पिग्स, कैमल, कैट्स एंड डॉग, ठीक है। यानी कि भेड़, सूअर, ऊँट, बिल्ली और कुत्ता, ये क्या था, ये पालतू जानवर थे, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे घोड़े जो थे वो ज़्यादातर नहीं पाए जाते थे, तो क्योंकि इंडिया में देखिए आज भी अच्छी नस्ल के घोड़े इंडिया में आजकल नहीं हैं। तो उस ज़माने में भी क्या थे कि घोड़े जो थे नहीं थे, लेकिन उस ज़माने में हाथी ज़रूर था। घोड़े नहीं थे उस टाइम में हाथी ज़रूर था, ठीक है। सुरकोटड़ा, अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि हमें घोड़े के हड्डियाँ, घोड़े के अवशेष मिले हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडस वैली में कहीं पे भी घोड़ा नहीं था, पर गुजरात में घोड़ा जो है वो पाया गया था, ठीक है। अगर हम पंजाब के रोपड़ की बात करें तो वहाँ पे देखिए कि कब्रों में क्या था, कब्र में क्या था कि एक इंसान की जो वहाँ पे देखिए, एक इंसान की जो वहाँ पे मिली है, वहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं, साथ में कुत्ते की हड्डियाँ मिली हैं। यानी कि ये था कि जैसे
कोई जो इंसान है अगर किसी जानवर को पालता था तो जब इंसान और जानवर दोनों मर जाते थे तो दोनों को इकट्ठे ही दफना दिया जाता था। ठीक है, जिसे पेयर बुरियल भी कहा जाता है, पेयर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो एक इंसान है, जो कुत्ता है, दोनों को कहाँ पे जिनके अवशेष मिले हैं, तो आपको लगाना है रोपड़ पे। प्रोड्यूस्ड सफिशेंट फीड दमसेल्व, देयर वाज नो एक्सचेंज फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब देखिए उस ज़माने की बात करें तो उस ज़माने में देखिए कि क्या था कि वहाँ पे जो चीज़ें, तो जो चीज़ उगाई जाती थी वो खुद के लिए उगाई जाती थी। यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे फसलें क्यों उगाई जाती थी? जैसे आजकल फसलें उगाई जाती है ना कि बेचने के लिए, वहाँ पे बेचने के लिए नहीं था। वहाँ पे जो फसलें उगाई जाती थी उससे इंसान जो था वो खुद अपना पेट भरता था। ठीक है, वहाँ पे क्या था, आयात निर्यात का यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी वहाँ पे सिस्टम नहीं था। इंसान अपने लिए ही खुद उगाता था। जो चीज़ उगाता था उसे वो स्टोर करता था कहाँ पे? ग्रेनरीज में। कहाँ पे? देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे ट्रेड एंड कमर्स की। वेल नेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए आंतरिक और व्यापारी रूप से जो आंतरिक और बाहरी रूप से जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, देयर वाज नो मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन एंड ट्रेड वाज कैरिड थ्रो बार्टर सिस्टम। में देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे आजकल नोट है ना, नोट हैं, सिक्के हैं, वहाँ पे उस ज़माने में ऐसा नहीं था। कोई भी धातु का जो पैसा वो प्रचलित नहीं था, इनकी कोई भी सिक्के वगैरह नहीं थे, कोई नोट वगैरह नहीं थे। वहाँ पे क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अदला बदली। जैसे आप किसी को चीनी दो तो उसके बदले में आपको वो चावल दे देगा, आप किसी को चावल दो वो किसी के बदले में किसी को गेहूँ दे देगा। ठीक है, इस वजह से तो बार्टर सिस्टम होता कैसे था, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम जो था वो ऐसा नहीं था कि, अब देखिए माप भी तो होता है ना कुछ ही, उसके ऊपर सील लगाई जाती, सील लगाई जाती थी। यानी कि देखिए, यानी कि बात करते हैं, अगर हम इंडिया से कोई चीज़ अगर बाहर की कंट्री में, इराक में जैसी कोई चीज़ जा रही है, उस टाइम पे क्या था, इराक से बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे इंडिया के लोग। ठीक है, अब देखिए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपना जो सामान है, अगर आप देखें कि गेहूं की बोरी है, कि वीट की जो बोरी है बाहर भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर सील लगा के भेजते थे। तो जिस सील को देखने के बाद इराक के लोगों को पता चलता था कि हाँ, हमें इस सील का वज़न कितना है, इसके बदले में हमें कितना उनको जो है वो चावल वगैरह या कुछ चीज़ें भेजनी है। ठीक है, किस वज़न की भेजनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वेट एंड मेजर ऑफ एक्यूरेसी एग्जिस्टिंग इन हड़प्पा कल्चर। अब देखिए जो हड़प्पा संस्कृति था, वहाँ पे जो वज़न था और जो मापने का तरीका था वो बहुत सटीक था, वो बहुत एक्यूरेट था। द वेट वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, सेट्राइट एट्सेट्रा एंड वर जनरली क्यूबल इन शेप। अब देखिए जो वज़न तोलने के जो पत्थर होते थे वो चूने पत्थर के, ठीक है, सेट्राइट के बने होते थे। ठीक है, और आमतौर पर क्या था, उनका जो आकार था वो काफ़ी मोटा होता था। ठीक है, 16 वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फ्लिंट टूल वर्क, शेल वर्क, बैंगल मेकिंग एट्सेट्रा वर प्रैक्टिस। अब देखिए जो मापने की इकाई थी, जो तोलने की इकाई थी, वो 16 की थी। ठीक है, 16 में करते थे, जैसे 16, 32, फिर 48, फिर 64, फिर ऐसे। यानी कि जो 16 को जो मापने का तरीका था वो कैसा था, वो 16 था। देखिए ज़ीरो की खोज तब तक हुई नहीं है, यहाँ पे 160 और 320 लिखा है, ऐसा नहीं था। वहाँ पे 16, 32 ऐसे ऐसे करके था। आजकल है ना जैसे नोट सिस्टम है, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, है ना, ऐसे था। पहले वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे जो माप की इकाई थी वो क्या थी, वो 16 के बराबर थी। ठीक है, अब देखिए जो उपकरण थे, जो चूड़ी बनाने का काम था, ये सब कुछ कहाँ पे था, ये सब कुछ प्रसिद्ध था, फेमस था कालीबंगन में। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। रॉ मटेरियल्स फॉर दीज केम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, सिल्वर एंड लेपिस लजोली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड आयरन एंड ईरान, कॉपर फ्रॉम केतड़ी एंड बलूचिस्तान। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो सोना था वो उत्तरी कर्नाटका से आता था, ठीक है, कि नॉर्थ कर्नाटका से, और चांदी जो थी वो अफगानिस्तान से थी। जो यहाँ पे लेपिस लजूली थी, ठीक है, लेपिस लजूली थी, वो कहाँ से थी, वो ईरान से थी और अफ़गानिस्तान से थी। और जो तांबा था वो बलूचिस्तान से हमें मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड इन चन्होंदड़ो एंड लोथल। दे वर
items of export. A dockyard has been discovered at Lothal, Rangpur, Somnath, and Balakot. Functions as seaports. Surkantor and Surkot function as outlet. The inland transport was carried out by Balak Arts. अब देखें यहाँ पे क्या था कि जो मोती बनाने के जो कारखाने थे, जो बीड्स बनाने के जो कारखाने थे, वो कहाँ पे थे? वो चुनहुंदड़ो और लोथल में थे। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। चुनहुंदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, ये सारी क्या थी? ये एक्सपोर्ट करने की चीज़ें थी, यानी कि ये बेचने वाली चीज़ें थी। लोथल में क्या था? एक डॉकयार्ड भी है। डॉकयार्ड क्या है कि जहाँ पर देखिए कि जो अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ, अगर इंडिया किसी दूसरे देश के साथ कोई व्यापार करता है तो उस देश का जो सामान है वो वहाँ कहाँ पे आएगा? डॉकयार्ड पे आएगा। डॉकयार्ड क्या है कि समुद्री जो एरिया है उसके किनारे पे कोई समुद्री जहाज़ से अगर कोई सामान बाहर भेजना है या बाहर से यहाँ पे मंगवाना है तो वो कहाँ पे आएगा? डॉकयार्ड में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डॉकयार्ड जो था वो कहाँ पे पाया गया था? वो पाया गया था लोथल में। ठीक है, वहाँ पे देखिए कई तरह के सिक्के भी पाए गए थे बाद में, जिससे पता चलता था, नहीं सिक्के नहीं सॉरी, वहाँ पे कई तरह की सील पाई गई थी, जिससे पता चलता था कि जो इंडिया के लोग थे वो बाहर के लोगों से भी जो थे वो व्यापार करते थे। अब देखिए जो रंगपुर है, सोमनाथ है जो, और बालकोट है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे बंदरगाह थी। बंदरगाह वही है कि वहाँ पे क्या है कि बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक देश का दूसरे देश के लिए जो सामान भेजना है वो बंदरगाह पे ही भेजा जाता था। ठीक है, और आप देखिए कि जो बैलगाड़ियाँ भी यहाँ पे थी, इनलैंड ट्रांसपोर्ट था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था कि ट्रांसपोर्ट वाज कैरिड आउट ब्लॉक कार्ट क्या था? यहाँ पे बैलगाड़ियाँ थी। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, बाहर के देश में सामान तो उसने समुद्री रास्ते से भेज दिया, अगर इंडिया में व्यापार करना है तो वो कहाँ से होगा? आजकल तो मोटर गाड़ियाँ बनी हुई हैं, है ना? ऐसा नहीं था, पहले क्या था? बैलगाड़ियों से सामान भिजवाया जाता था। एवरी मर्चेंट ऑफ, देखिए फ्रेंड्स ये मैं आपको अगर मैं पैराग्राफ पढ़ता जाऊंगा ना तो बहुत देर हो जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा होगा। मैं आपको सीधे बता दूंगा इस पैरे में दिया क्या गया है। अब देखिए क्या था कि यहाँ पर लिखा ना एवरी मर्चेंट और मर्चेंटाइल फैमिली प्राउडली। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो हर एक जो व्यापारी था उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? एक मोहर होती थी, एक स्टैंप होती थी जिसके ऊपर क्या था? एक धार्मिक चरित्र का प्रतीक था, यानी कि उसके पास क्या था? एक मोहर होती थी जिसके ऊपर रिलीजियस करैक्टर बना होता था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? साइड पे उसका एक जो नाम तो साइड पे दिया जाता था, यानी कि अगर व्यापारी के पास कोई चीज़ थी तो साइड पे उसका नाम लिखा होता था, ये कौन सी या कौन से भगवान की फ़ोटो बनी हुई है। ठीक है, तो होता क्या था उसके हिसाब से पता चलता था कि ये जो ये जो उसके पास जो सील बनी हुई है, ये जो मोहर है उसके पास, जिसके बिहार पर पता चलता था कि किसको कितना अनाज या किसको कितना क्या कुछ सामान देना है। द स्टैंडर्ड ऑफ हड़प्पा सील वाज स्क्वायर ऑफ अबलिंग। देखिए ये जो था, ये जो सील थी इसका साइज़ क्या था? ये या तिरछी पत्थर की थी या ये बिल्कुल चौरस होती थी, स्क्वायर में होती थी। ठीक है, देखिए जो सील थी इसे क्यों बनाया गया था? सील को बनाने का कारण ये था कि इसके ऊपर ये दिखाना है कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या दर्शाती है। ठीक है, ये जो क्या दर्शाती है। अब देखिए हर एक व्यापारी के पास था अलग अलग तरह की सील होती थी, जिसके ऊपर कई बार क्या था? पशुपतिनाथ की फ़ोटो बनी होती थी, कहीं किसके ऊपर किसी की फ़ोटो बनी होती थी, जिससे ये पता चलता था कि वो कौन सा जो धर्म है वो फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने में एनिमिज़म और पॉलीथिज़म, यानी कि उस ज़माने में जानवरों की पूजा भी होती थी, उस ज़माने में इंसानों की पूजा भी होती थी। अब देखिए अगर उसके ऊपर सील बनी होती थी जिससे पता चलता था कि इंसान जो है वो किसको पूज रहा है। द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC, यानी कि 2350 BC ऑनवर्ड्स, रेफर्स टू ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा, द एंशिएंट नेम ऑफ इंडस रीजन। अब देखिए यहाँ पे बात आई है मेलुहा की। मेलुहा क्या है? मेलुहा क्या है कि जो मेसोपोटामिया जो लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग जो लोग थे वो इंडस के लोगों को मेलुहा कहते थे।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इंडस वैली या हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनके लोगों को मेलुहा कहते थे। अब देखिए एक बुक आई थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। मेलुहा जो शब्द है उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। मेलुहा कुछ नहीं है, ये एक शब्द है, एक नाम है जो इंडस वैली के लोगों को दिया गया है। किसके द्वारा? मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि मेलुहा कैसे कहा जाता है, ये जो है किसने नाम दिया था। हड़प्पन सील्स एंड अदर मटेरियल हैव बीन फाउंड एट मेसोपोटामिया। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो सील्स हैं, जो अदर मटेरियल है, वो मेसोपोटामिया में पाया गया है। देयर वर आल्सो इंस्टेंस ऑफ ट्रेड विद सुमेर, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। अब देखिए उनका जो व्यापार है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है सुमेर से, बेबीलोन से और इजिप्ट से। इनके जो भारत का वो जो व्यापार है वो बेबीलोन, इजिप्ट और सुमेर से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? मेसोपोटामिया है आज का इराक। ठीक है, यानी कि जो मेसोपोटामिया जो शब्द बार बार आ रहा है, मेसोपोटामिया एक देश है जिसे आज ईरान कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट की। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, कैसा था यहाँ पे? देखिए ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, यहाँ पे जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज एंड द ब्रॉन्ज वाज मेड बाय मिक्सिंग इन टिन एंड कॉपर। अब देखिए जो हड़प्पन संस्कृति के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज एज से संबंधित थे। वो ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, इनके ब्रॉन्ज एज से संबंधित थे। जो वो ब्रॉन्ज बनाते थे वो टिन और तांबे को मिलाकर बनाते थे। जो ज़्यादातर वो देखिए टूल्स जो इस्तेमाल करते थे वो किसके ऊपर होते थे? वो कॉपर, ठीक है, इनकी तांबे के और कांसे के होते थे। ठीक है, फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज कॉपर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतड़ी राजस्थान। अब देखिए कांसा बनाने के लिए क्या था कि जो तांबा था वो राजस्थान की खेतड़ी से। अगर हम बात करें कि ब्रॉन्ज जो बनाना है, जो कांसा जो बनाना है, उसके लिए तांबा और टिन का इस्तेमाल होता था। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से। ठीक है फ्रेंड्स, और राजस्थान की खेतड़ी से आता था, और जो टिन था वो अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि जो कांसा बनाया जाता था वो टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। जो तांबा था वो राजस्थान की खेतड़ी से आता था, जो टिन था वो अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोग अभी तक आयरन से जो थे वो अभी तक परिचित नहीं थे। ठीक है, आयरन को उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए कि द इंडस वैली पीपल हैड अचीव्ड ए ग्रेट skill in drawing the figure of man, animal and various other objects of nature, and were fully conversant with art of carving with figures on ivory, soapstone, leather, metal and wood, proving their artistic acumen। अब देखें यहाँ पे क्या था, जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्होंने क्या था, जो पुरुष थे, जो जानवर थे, उनकी जो देखिए विभिन्न तरह की अलग अलग टाइप्स की क्या थी वहाँ पे उन्होंने उनकी जो क्या थी फिगर्स यानी कि आकृतियाँ बनाई हुई थी। यानी कि इन आदमियों की, जानवरों की और नेचर की। वहाँ पे उन्होंने क्या था कि अलग अलग तरह की क्या था, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकृति क्या था, वहाँ पे उन्होंने उसकी आकृतियाँ यानी कि उसके फिगर्स बनाए हुए थे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें वो किसका इस्तेमाल करते थे? इसमें वो हाथी दांत था, जो चमड़ा था, जो धातु था, इसका वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यानी कि जो इंडस वैली के लोग थे अगर वो अपनी कलाकारी करते थे किसी चीज़ के ऊपर, चाहे वो पुरुषों की फ़ोटो हो, चाहे वो जानवरों की कोई चीज़ हो, कुछ भी वो बनाते थे उसके लिए वो हाथी दांत, ये चमड़ा या धातु का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लकड़ी का भी इस्तेमाल वो करते थे। अब देखिए कॉटन फैब्रिक्स वर क्वाइट कॉमन एंड वुलन वर पॉपुलर इन विंटर। अब देखिए जो सूती कपड़े थे वो गर्मियों में थे, सर्दियों में क्या था, ऊन के कपड़े थे जो आजकल भी मशहूर हैं। वन मेल फिगर और स्टैचू शो दैट जनरली टू गारमेंट्स वर वॉर्म एंड द फीमेल ड्रेस वाज मोर और लेस लाइक दैट ए मेल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि पुरुष की आकृति मिली, एक पुरुष की फिगर मिली, एक पुरुष की फिगर मिली है यहाँ पे। ठीक है, और एक प्रतिमा से यानी कि एक मूर्ति से पता चलता है कि आमतौर पर वहाँ पे दो तरह के जो कपड़े पहने जाते थे। ठीक है, जो औरतों की पोशाक अलग होती थी और आदमियों की पोशाक अलग होती थी। यानी कि आज भी ऐसा है ना कि लेडीज़ के कपड़े अलग हैं, जेंट्स के कपड़े अलग हैं। पहले भी ऐसा था। वहाँ पे क्या था, पुरुष और महिला की, जैसे देखिए वहाँ पे जो मूर्ति मिले हैं वहाँ पे पुरुष के जो कपड़े अलग हैं, जो महिला के जो कपड़े अलग हैं। ठीक है, द इंडस वैली पीपल वर वेरी
fond of ornaments, gold, silver, ivory, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड ड्रेसिंग अप। अब देखिए जो उस समय के लोग थे वो सोना चांदी, आइवरी मतलब हाथी दांत, तांबा, कांसे आदि कीमती पत्थरों का जो इस्तेमाल वो बड़े शौक से करते थे। ठीक है, आजकल भी देखिए इनका इस्तेमाल होता ही है ना, तो पहले भी ऐसे ही होता था। ऑर्नामेंट्स वर वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन, रिच और पुअर। अब देखिए जो चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, दोनों ही दोनों ही जो आदमी जो औरतें जो उनकी जो दोनों ही महिलाएं और जो पुरुष थी, जो मैन एंड वुमेन थी, वो दोनों ही कपड़े पहनते थे। सॉरी, वो दोनों ही गहने पहनते थे, यानी कि चाहे वो कोई आदमी या औरत गरीब है तो वो दोनों ही क्या करते थे, वो गहने पहनते थे। वुमेन वॉर्न हैवी बैंगल्स इन प्रोफ्यूजन, लार्ज नेकलेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, फिगर रिंग्स, ग्रिडल्स, नो स्टड्स एंड एंकलेट्स। द हड़प्पन वर एक्सपर्ट बीट्स मेकर। अब देखें यहाँ पे क्या था, महिलाएं जो थी वो बड़े बड़े हार, कार में पहनने वाले जो रिंग्स थे, ठीक है, कंगन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो वो पहनती थी। ठीक है, दे वर फुली कॉन्शियस ऑफ द वेरियस फैशन ऑफ हेयर ड्रेसिंग एंड द वॉर बीट्स इन डिफरेंट स्टाइल। अब देखिए जो उस समय के जो लोग थे, के जो लोग थे वो कई तरह के फैशन करते थे, जैसे हेयर ड्रेसिंग हो गया, ठीक है, बालों की जो अलग अलग तरह की जो वो डिज़ाइन बनाते थे, वो सारी चीज़ें वो कई तरह के जो स्टाइल्स को वो फॉलो करते थे। ठीक है, उस समय क्या था, कई तरह के जो स्टाइल्स थे, कई तरह के जो काफ़ी चीज़ें वो शौकिया तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। आजकल भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा रूप बदला है। हड़प्पन सील्स। अब देखिए हड़प्पन सील की बात करें तो पोर्टर्स व्हील एंड इशू पोर्टर्स व्हील वाज इन यूज़। ठीक है, यानी कि जो कुम्हार का जो पहिया था, कुम्हार कौन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनका जो पहिया था वो उपयोग में था। अब देखिए पहिए के ऊपर ही बनता है ना, व्हील के ऊपर ही बनते हैं मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अगर आपने मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखें तो आपको पता चलेगा कि पहिया घूमता है तब मिट्टी का बर्तन बनता है। द इंडस वैली पोट्री वाज रेड और ब्लैक पोट्री एंड द पीपल इंडल्ज इन डाइस गेम, देयर फेवरेट पेस्ट टाइम बीइंग गैम्बलिंग। अब देखिए जो उस समय के जो लोग थे वो लाल रंग की और काली जो मिट्टी थी उसके बर्तन बनाते थे। अब देखिए जो उस टाइम के जो लोग थे वो डाइस गेम यानी कि जो पासा है, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल करते थे, और जो जुआ था, जो गैम्बलिंग थी, उनका पसंदीदा जो गेम था या शगल था। द हड़प्पन मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट वाज देयर सील इनग्रेविंग स्पेशली दोज ऑफ एनिमल्स। अब देखिए जो हड़प्पन सील थी उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर काफ़ी तरह की कलाकृति थी। इसके ऊपर क्या था कि विशेष रूप से वो जो जानवर थे उनकी जो फ़ोटो बनी होती थी। ठीक है, अब देखिए द रेस्ट ऑन टोर्स ऑफ ए मैन इज़ पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव फॉर इट्स रियलिज्म। हाउएवर द मोस्ट इम्प्रेसिव द फिगरिंग्स इज़ द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति का जो लाल बलुआ पत्थर है, यानी कि जो रेड सैंडस्टोन जो है वो विशेष रूप से प्रभावशाली है। यानी कि वहाँ पे क्या था कि एक व्यक्ति, यानी कि देखिए उसे प्रीस्ट मैन कहा जाता है, एक व्यक्ति का, एक आदमी का वहाँ पे एक वो पत्थर की मूर्ति मिली थी। ठीक है, वो एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, पर वो काफ़ी जो थी वो काफ़ी जो अट्रैक्टिव थी। पर उसके अलावा अगर बात करें कि डांसिंग गर्ल की, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली थी, वो सबसे ज़्यादा क्या था, वो इम्प्रेसिव थी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के टाइम में एक डांसिंग गर्ल की फ़ोटो मिली जहाँ पे उसने अपने हाथ में कई तरह के जो गहने पहन रखे हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या था, वो इम्प्रेसिव था। मैक्सिमम नंबर ऑफ सील डिस्कवर इज़ मेड ऑफ स्टेटाइट विद यूनिकॉर्न सिंबल बीइंग डिस्कवर्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सील्स फॉर देयर चिल्ड्रन। द हड़प्पन मेड कैटल टॉयज with movable heads, model monkey which could slide down a string, little toy carts and whistle shaped like birds, all of terracotta। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि जो बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे वो किससे बनते थे, वो टेराकोटा से बनते थे। टेराकोटा क्या है, एक विशेष प्रकार की, एक अलग प्रकार की मिट्टी होती थी। ठीक है, पीसीएस में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं टेराकोटा के ऊपर, आपको ये यूजी नेट में ही पूछेंगे, बताइए कि जो खिलौने बनाए जाते थे वो किससे बनते थे, टेराकोटा से। आपको मैं इतनी बारीकी से कराऊंगा तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छी तरह से करिए, इसके बाद बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, जो ज़माने के लोग थे वो बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे टेराकोटा से। टेराकोटा क्या था, एक विशेष प्रकार की, अलग प्रकार की मिट्टी होती थी। ठीक है, जो मंकी थे,
ठीक है, जो बंदर थे उनके खिलौने थे, ठीक है, अलग अलग जानवरों के खिलौने थे जिनके जो क्या था, जो हेड थे, जो सर थे, वो घूमते थे, ठीक है। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप, देखिए यहाँ पे क्या था कि जो इंसान था वो मदर गॉडेस की पूजा करता था, यानी कि किसकी पूजा करता था, वो मदर गॉडेस की, ठीक है, नारी की पूजा करता था, औरत की पूजा करता था वो वहाँ पे, ठीक है। उनका जो पसंदीदा भगवान थे वो कौन से, वो थे दो सींग वाले, ठीक है, न्यूड विद टू हॉर्न्स, ठीक है, दो सींग वाले नग्न, मस्ट सिमिलर टू पशुपतिनाथ शिवा। अब देखिए जो पशुपतिनाथ शिवा, देखो जो पशुपति की सील है, ठीक है, पशुपतिनाथ की सील है ना, पशुपतिनाथ का एक सील है जिसके ऊपर ना एक व्यक्ति बैठा हुआ है शिवजी की मुद्रा में, जैसे शिवजी भगवान शिव जैसे बैठते हैं वैसे एक आदमी बैठा हुआ है, तो इसलिए उसकी तुलना भगवान शिव से की जाती है। उसके आसपास क्या है, उसके आसपास तरह तरह के जानवर हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि जो वो सभी पशुओं का नाथ है, जिसे इसलिए उसे पशुपतिनाथ कहते हैं। उसके आसपास क्या है कि दो हिरन हैं, शेर हैं, काफ़ी तरह के हैं, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बात मैं कॉमनली बता दूँ कि लोग वहाँ पे दो तरह से रिलीजन में विश्वास रखते थे। एक था एनिमिज़म यानी कि जानवरों की पूजा, एक था पॉलीथिज़म यानी कि एक से ज़्यादा भगवानों की पूजा। ऐसा नहीं था कि वो एक ही भगवान की पूजा करते थे, वो क्या था कि वहाँ पे लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, अलग अलग जानवर की पूजा करते थे। कई जगह पे इंसान को पूजा जाता था, कई जगह पे जानवरों को पूजा जाता था। मोहनजोदाड़ो की नेक्स्ट जो पैरा है देखिए, एलैबोरेट बाथिंग अरेंजमेंट मार्किंग द सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो वुड सजेस्ट द रिलीजियस प्यूरिफिकेशन बाय बाथ फॉर्म्ड ए फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई, जो मोहनजोदाड़ो जो शहर था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, बहुत बड़े बड़े बाथरूम बने थे नहाने के लिए। अब वहाँ पे क्या था, जो कई बार जो स्नान होता, जो नहाते थे वो धार्मिक शुद्धिकरण के लिए भी होता था, यानी कि जो मोहनजोदाड़ो शहर था वहाँ पे जो सिंधु घाटी के जो लोग थे धार्मिक शुद्धिकरण के लिए वहाँ पे जो नहाते थे, ठीक है। अब देखिए कई जगह पर क्या है, पीपल्स जो ट्रीस है, पीपल के पेड़, उनको पूजा जाता है। इनकी देखिए पहले तो जानवरों की पूजा भी होती थी, इंसानों की यानी कि एक से अलग भगवानों की पूजा भी होती थी। अब कई जगह पे पेड़ों को भी पूजा जाता था। पेड़ों में क्या था, पीपल के पेड़ हो गए, ठीक है, उनको पूजा जाता था। मैनी ट्रीज पीपल यानी कि जो पीपल के पेड़ उन्हें पूजा जाता था। एनिमल्स में क्या है, बुल, ठीक है, जो हम्प्ड बुल है, हम्प बुल है। हम्प बुल का क्या मतलब है, जो कुबड़ वाला जो होता है ना, जो कुबड़ वाला जो होता है, वो जो बैल है उसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। आप देखिए जो पहले ज़माने में जो खेती जो करते थे, बैल कुबड़ वाले जो होते थे ना, पीठ जिसकी बाहर को होती थी, कुबड़ वाले बैल, उसकी पूजा होती थी। बर्ड्स में पिजन, ठीक है, कबूतर की पूजा होती थी, ठीक है। एंड स्टोन वर्शिप यानी कि पत्थर की पूजा, पत्थर में भगवान, ठीक है, यानी कि जानवरों की, पेड़ों की और यहाँ पे पत्थर की पूजा भी होती थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हालांकि कोई मंदिर नहीं मिला यहाँ पे, यही नहीं कि मंदिर में कोई मूर्ति मिली, कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ ऐसे ही पूजा होती थी। कालीबंगन में क्या है, ठीक है, लोथर और कालीबंगन में क्या है, यहाँ पे फायर अल्टर मिले, यहाँ पे आग की विधि मिली, हवन कुंड मिले यहाँ पे, यानी कि इंसान जो था हवन कुंड में वो हवन वगैरह करता था, तो इसका इस्तेमाल भी वो करता था। ऑल्दो नो डेफिनेट प्रूफ इज़ अवेलेबल विद रिगार्ड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मृतकों को यानी कि जब आदमी कोई मर जाए तो उसको कैसे उसको दफनाया जाए, कैसे उसको डिस्पोज़ किया जाए, तो उसके ऊपर यहाँ पे हमें कोई भी अच्छी तरह से प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है। बस यही कहते थे अगर कोई मर जाता था उसे 3 तरह की विधियाँ थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई इंसान मर जाए तो ये पक्का नहीं है, पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान मर जाता था तो उसको 3 तरह से विधियाँ थी उसको करने के लिए। एक तो उसे दफना दिया जाता था, ठीक है, एक तो उसे ज़मीन में दफनाया जाता था, या उसे पक्षियों और जानवरों के शरीर के संपर्क में आने के बाद दफन किया जाता था, या उसे दाह संस्कार या उसे आग में जला दिया जाता था, ठीक है। जैसे आजकल है वैसे ही पहले भी था, ठीक है। उस टाइम पे क्या था देखिए कि जो, ठीक है, ये जो सब कुछ था वो उस टाइम पे था। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, डेड बॉडीज वर प्लेस इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। इट अपीयर्स फ्रॉम एक्सकवेशन दैट पीपल ऑफ दिस कल्चर वर वेल वर्स्ड विद सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल सम एविडेंस हैव कम फ्रॉम बोथ कालीबंगन एंड लोथल हिंटिंग एंड हेड सर्जरी। अब देखिए उस ज़माने के जो लोग थे वो सर्जरी से भी परिचित थे। कालीबंगन के जो देखिए कई इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इसके जो सर्जरी के बारे में जो पता
लगा है, कई हिंट मिले हैं वहाँ पे। उस ज़माने के जो लोग थे वो ब्लैक मैजिक पे भी यानी कि काला जादू पर भी और ताबीज़ मानने के ऊपर भी विश्वास करते थे। अब देखिए स्क्रिप्ट की बात करें यहाँ पे, द स्क्रिप्ट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल बट पिक्टोग्राफिक। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो स्क्रिप्ट जो थी यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो कुछ लिखावट में नहीं था, कुछ राइटिंग में नहीं था, वो सब कुछ यहाँ पे था एक पिक्चर की फॉर्म में, यानी कि फ़ोटोज़ थी वहाँ पे हमें मिली। जैसे सील्स हैं, सील की फ़ोटो मिल गई, वहाँ पे पशुपतिनाथ की फ़ोटो मिली हुई है, वहाँ पे किसी औरत की फ़ोटो बनी हुई है। तो उस ज़माने में कोई राइटिंग नहीं थी, उस ज़माने में क्या था, पिक्टोग्राफिक थी, फ़ोटोज़ थी वहाँ पे, ठीक है। तो इस जो स्टाइल है, जो इस स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल है, ये काफ़ी फेमस था। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेस्परेटेड सो फार बट ओवरलैप ऑफ लेटर शोड दैट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट द सेकंड लाइन। अब देखिए उस ज़माने में लोग क्या करते थे, पहले अगर लिखना होता था वो इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। अब देखिए शब्द एक दूसरे के ऊपर, जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते थे, ओवरलैप कर देते थे, ठीक है। पहली जो पंक्ति थी, जो पहली लाइन थी वो दाईं से बाईं तरफ, यानी कि जो पहली जो लाइन थी वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, ठीक है। फिर जो अगली लाइन थी, जो दूसरी लाइन थी, वो कहाँ से, वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। यानी कि अगर पहली लाइन लिखनी है वो लिखते थे कैसे, राइट टू लेफ़्ट। फिर अगली लाइन जो सेकंड लाइन थी वो लेफ़्ट से राइट लिखते थे, ठीक है। तो इस स्टाइल को क्या कहा जाता था, इस स्टाइल को कहते थे बुस्ट्रोफेडन, ठीक है, यानी कि ब्रूस्टोफेडन कहते थे इस लाइन को। आपको देखिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे कि बताइए अगर हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रूस्टोफेडन कहते थे। या ब्रूस्टोफेडन जो थी वो स्टाइल वो कहाँ पर चलित था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब आते हैं इसके अंत पर, एंड या डिके पे। द हड़प्पन कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड 1000 ईयर्स। The invasion of the Aryans, recurrent floods, social breakups of Hadappans, earthquakes, successive alteration in the course of the river Indus, and the subsequent drying up the areas in around the major cities, etc., are listed as possible causes for the decline of the Indus Valley civilization. अब देखिए हड़प्पा संस्कृति थी, उसका अंत कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा जो संस्कृति थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो लगभग 1000 साल तक चला, ठीक है। आर्यन आए यहाँ पे, आर्यन का आक्रमण, यहाँ पे आर्यन आए थे, ठीक है, आक्रमण नहीं था, आर्यन आए थे। फिर यहाँ पे देखिए कि जो एक अचानक से बाढ़ आ गई, 7 तरह की बाढ़ आई, 7 तरह के फ्लड्स आए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जब जहाँ पे जो लोग रहते थे, अब बाहर से लोग भी यहाँ पे आने लग गए, आर्यंस आ गए, ठीक है, वो हिंदू जाति के लोग तकरीबन माने जाते थे, वो यहाँ से आ गए। तो देखिए उसके आने के बाद क्या था कि जो सामाजिक संपर्क था लोगों का वो आपस में टूटने लग गया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आने लग गए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अर्थक्वेक थे, भूकंप आने लग गए, तो कई तरह की जो थी वो नदियों का रुख भी मुड़ गया। तो कई तरह से थे, ये जो सिंधु घाटी के अंत का कारण बना। यानी कि सिंधु घाटी के अंत का कारण क्या बना कि यहाँ पे भूचाल आ गए, भूकंप आ गए, अर्थक्वेक आ गए, यहाँ पे कई तरह के लोग आ गए, बाढ़ आ गई, तो इसकी वजह से सिंधु घाटी जो है इम्पोर्टेंट साइट्स करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट साइट्स जो है, जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो चलिए आज इसको करते हैं। देखिए पहली बात है, नंबर 1 पे है हड़प्पा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पहली साइट खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। इसी के कारण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट खोजी गई थी, उसका नाम था हड़प्पा। देखिए हड़प्पा इज सिचुएटेड इन मोंटेगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वहाँ के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा साइट है कहाँ पे है, ये पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, तो मोंटगोमरी ज़िला जो पाकिस्तान पंजाब में है वहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए जो इसके बाद यानी कि जो एक्सकेवेशन हुई है, जो इससे खुदाई हुई है, तो उससे क्या क्या मिला है, यानी कि साइट जो खोजी गई है हड़प्पा की पाकिस्तान पंजाब में, वहाँ पे क्या क्या मिला है, आइए नीचे एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए 2 rows of 6 granary with bricks platforms,
12 granaries together had the same area as the great granary at मोहनजोदाड़ो। यानी कि यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे क्या है, 2 रोज़ मिली है, ठीक है, 2 रोज़ क्या है, 2 लाइनें मिली हैं, ठीक है। एक में 6 ग्रेनरी है जिसमें ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जो ईंटें हैं उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या है 6 ग्रेनरीज मिली है। दूसरी तरफ क्या है 12 ग्रेनरीज मिली है, ठीक है, सेम एरिया है जो मोहनजोदाड़ो में मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आप सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 लाइनें मिली है, 2 पंक्तियाँ मिली हैं, यानी कि 2 रोज़ मिले हैं किसके, ग्रेट ग्रैंडरी के, यानी कि अन्न के भंडार, जहाँ पे अनाज, जहाँ पे फूड, जहाँ पे स्टोर किया जाता था, ग्रेट ग्रैंडरी, ठीक है, जहाँ पे ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर किए जाते थे, वो यहाँ से मिले हैं। वर्किंग फ्लोर्स consisting of rows of circular bricks platforms lay to the south of granaries and were meant for threshing grain। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए वर्किंग फ्लोर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो ईंटें हैं वो मिली हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए जो साउथ ऑफ ग्रेनरी, यानी कि जो जहाँ पे ग्रेनरी रखी जाती है, ठीक है, उसके दक्षिणी हिस्से में क्या है, वहाँ पे क्या है, दक्षिणी हिस्से में क्या है, वहाँ पे थ्रेशिंग ग्रेन मिले हैं, यानी कि जो अनाज, जैसे जिसे थ्रेशर मशीन होते हैं, जैसे गेहूँ, जिससे जो गेहूँ के दाने अलग अलग किए जाते हैं, है ना, तो वो मिली है वहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे फर्श मिला है, ठीक है, यहाँ पे ईंटें मिली हैं, यहाँ पे अनाज के जो भंडार हैं वो मिले हैं, ठीक है, उसके साथ जो जिससे अनाज को अलग किया जाता है वो चीज़ मिली है यहाँ पे। एविडेंस ऑफ कॉफिन बुरियल एंड सीमेंट्री एच कल्चर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉफिन बुरियल है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो ताबूत दफनाया जाता था, यानी कि देखिए अगर किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पे ताबूत में दफना देते थे ना, आदमी को डाल के उसमें, तो फिर उसे दफना देते थे ज़मीन के अंदर, तो वो मिले हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर से वहाँ पे कॉफिन मिले हैं, यानी कि ताबूत मिले हैं। और ये एच कल्चर यानी कि हड़प्पा कल्चर, ठीक है, हड़प्पा एच यहाँ पे क्या है, हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़मीन में क्या मिला है, इनके ताबूत मिला है, कॉफिन मिला है, और एच कल्चर यानी कि हड़प्पन कल्चर का यहाँ पे क्या है, सबूत मिला है कि ये संस्कृति उस टाइम की थी। द डेड वर buried in the southern portion of the fortified area called cemetery R70। अब देखिए जो मृतक है, ठीक है, जो मृतक है, जब व्यक्ति मर जाते थे तो उनको क्या था, उनको दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, यानी कि उसे क्या है, सदर्न पोर्शन में दफनाया जाता था। यानी कि कोई एरिया है, अगर उसको दफनाना है तो उसे बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में, यानी कि उस जगह के बिल्कुल सदर्न वाले पार्ट में उसे दफनाया जाता था, तो इसे कहते थे R37। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि R37 क्या है, तो आप इसका आंसर दे देना यहाँ पे कि डेड वर बरीड इन द सदर्न पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल रूम बैरक्स जस्ट बिलो द वॉल्स ऑफ द सिटाडल्स फॉर द लेबरर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद हरी यूपिया विच इज़ मैंशन इन द ऋग्वेदा एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट ट्रेड एंड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे ये बात हुई है कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसका जो ट्रेड था, व्यापार था, किससे था, मेसोपोटामिया जो देश था उसके साथ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मज़दूर हैं और यहाँ पे जो कारखाने हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक बैरक बनाया होता था, यानी कि जहाँ पे मज़दूर काम करते थे, जहाँ पे जो कारखाने बनाए गए थे उनके लिए, ठीक है, मज़दूरों के लिए, या जहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो पर्सन थे काम करने वाले, उनके लिए क्या था, उनके लिए एक अलग से कमरा बनाया होता था, ठीक है, जिसे बैरक टाइप बनाया होता था, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे होती थी, इसकी पहचान की गई थी हरी यूपिया, ठीक है, हरी यूपिया की से इसकी पहचान हुई है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यानी कि ऋग्वेद में हरी यूपिया जो वर्ड मेंशन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हड़प्पा का ही एक स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि मज़दूर और जो वहाँ पे लेबर थी, वहाँ पे जो काम करते थे, ठीक है, फैक्ट्री के जो वर्कर थे, जो लेबर थी, जो काम करते थे जिस जगह पे, वहाँ पे एक उनके लिए अलग से सेपरेट रूम बनाया जाता था, सेपरेट बैरक बनाई जाती थी, जिसे हरी यूपिया से पहचान की जाती थी जिनकी, ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसके साथ ही ये पता चलता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध थे वो किससे थे, वो भारत के मेसोपोटामिया के साथ थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि भारत के जो व्यापारिक संबंध थे, भारत बिजनेस किससे करता था, मेसोपोटामिया से करता था। डिस्कवरी ऑफ रेड सैंडस्टोन, मेल टॉर्सो एंड स्टोन सिंबल ऑफ फीमेल जेंटिल्स, almost 36% of the seals, total seals excavated in the Indus Valley civilization are excavated from हड़प्पन alone। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए कि एक जो लाल बलुआ पत्थर है, यानी कि जो रेड सैंडस्टोन है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो मेल है, ठीक है, मेल का जो धड़, मेल टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, ठीक है, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, ठीक है, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो धड़ होता है हमारा। मेल टॉर्सो का मतलब है धड़। यहाँ पे क्या है कि लाल रंग का जो पत्थर था उससे क्या है, एक पुरुष का यानी कि एक मेल का धड़ मिला है, ठीक है, इनकी शरीर मिला है। और स्टोन सिंबल ऑफ फीमेल जेंटिल्स, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके क्या है, जेंटिल्स यानी कि जननांग, ठीक है, जिन्हें जनन अंग कहते हैं, वो इसकी यहाँ पे इसके प्रतीकों की खोज हुई है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यहाँ पे लाल रंग का पत्थर है, उससे क्या है, एक इंसान का शरीर, वो शेप बनाई हुई है पत्थर से, इंसान के पुरुष के शरीर की, ठीक है, जो मेल है उसका जो शरीर है वो लाल पत्थर से बनाया गया है। और महिला के कुछ अंग है, ठीक है, वो यहाँ पे बनाए गए हैं, तो जो हड़प्पा सभ्यता में देखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें तो जो मोहरें हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें हैं, ठीक है, जो टोटल सील्स मिली है वो 36% जो यहाँ पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल कितनी सील्स मिली हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मोहर लगी हुई होती थी, जिससे पता चलता था कि कौन सा देश किससे व्यापार कैसा करता था। अगर हम टोटल सील्स की बात करें तो अकेला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे जो अकेला हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे 36% मिला है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी सील्स मिली हैं उनका 36% जो भाग है वो हड़प्पा से ही अकेले से मिला है। अदर डिस्कवरीज इंक्लूड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ एन इका एंड ए सील विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन ऑफ स्वास्तिक ऑन इट। यानी कि अन्य खोज की बात करें हम, अगर हम बाकी खोजों की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक इक्का मिला है। इक्का क्या है, ठीक है, इक्का को वाहन कहते, इक्का क्या एक वाहन है, एक व्हीकल है, ठीक है, जिसकी जो इमेज है यानी कि जिसकी जो छवि है वो कांसे से मिली है। उसके ऊपर क्या है, एक स्वास्तिक का निशान मिला है, ठीक है, स्वास्तिक का निशान मिला है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक कांसे का, एक ब्रॉन्ज का, एक यहाँ पे इमेज मिली है जिसे व्हीकल, जिसे इक्का यानी कि व्हीकल कहते हैं, ठीक है, यानी कि वाहन कहते हैं। इसके ऊपर क्या है, स्वास्तिक का निशान मिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे इसकी फ़ोटो तो नहीं लगा पाया, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं एक बार इसको, तो वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो दिख जाएगी। आने वाले लेक्चर में कोशिश करूँगा साथ साथ में इसका इमेज भी लगाऊँ कि ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हड़प्पा के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अगली साइड की बात करते हैं, ये है मोहनजोदाड़ो की। देखिए मोहनजोदाड़ो में क्या है, अगर आपको मोहनजोदाड़ो के लिए अच्छे से और जानना है तो आप मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी वो भी आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड वहाँ पे दिखाया गया है। वहाँ पे आपको सिटाडल वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ द डेड, इट लाइज इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। अब देखिए मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। अब ये है क्या, ये पाकिस्तान का जो जो पाकिस्तान का जो सिंध एरिया है, सिंध प्रांत है, वहाँ पे लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये पाकिस्तान के सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदाड़ो। इसका मतलब है मोहनजोदाड़ो का माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। सम ऑफ द स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, देखते हैं। एक कॉलेज, ए मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, यहाँ पे क्या है, कॉलेज, यहाँ पे एक कॉलेज मिला है, एक मल्टी पिलर्ड यानी कि बहुत जहाँ पे पिलर लगे हुए एक असेंबली हॉल मिला है जहाँ पे पिलर ही पिलर मिले हैं, ठीक है, यानी कि एक ऐसा असेंबली हॉल मिला है जो पिलर के ऊपर टिका हुआ था। द ग्रेट बाथ, ए लार्ज ग्रेनरी विच सजेस्ट एक्सट्रीम centralization as the ruling authorities must have first brought the agriculture's produce here and then redistribute it। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रेट बाथ मिले हैं, बहुत बड़े अन्न के भंडार, अनाज के जो यहाँ पे क्या है भंडार मिले हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो पावर थी वो क्या थी, वो
सेंट्रलाइजेशन थी, यानी कि जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो केंद्रीकृत थी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन थी। ऐसा नहीं था कि कईयों में विभाग बांटे गए थे, सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही वो सारे जो रूल्स के वो रूलों के अधीन चलता था। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें पावर्स की, तो जो रूलिंग क्लास थी वो तकरीबन माने तो वो तकरीबन वो व्यापारियों की ही थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी से काम होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। इनकी एग्रीकल्चर वाला जो काम है सारा ही हो वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर्स है वो क्या थी, वो सेंट्रलाइजेशन थी, यानी कि केंद्रीकृत थी। ऐसा नहीं था कि शक्तियों की बांट की गई थी, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या था कि व्यापारी संघ था, वो सभी के ऊपर क्या था, वो राज करते थे। ए पीस ऑफ वोवन कॉटन अलॉन्ग विद स्पिंडल वोल्स एंड नीडल्स, सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ ए हॉर्स और एन एस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे धुरी वाली सुइयाँ, यानी कि पीस ऑफ वोवन कॉटन, यानी कि धुरी वाली सुइयाँ और सुइयों के साथ बना हुआ कपास का एक टुकड़ा। यहाँ पे क्या है, सुइयाँ मिली है, धुरी वाली सुइयाँ। ठीक है, स्पिंडल नीडल्स मिली है, और उसके साथ सुइयों के साथ जो सुई है, जो नीडल है, उसके साथ क्या है, उसे बना हुआ कॉटन का कपड़ा मिला है। ठीक है, कपड़े की बात छोड़ो, आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नीडल मिली है, इनकी सुइयाँ मिली हैं, साथ में उसकी क्या है, एक कॉटन मिली है, एक कपास मिली है। ठीक है, जो सुई के साथ क्या था, उसे बुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और घोड़े या गधे, यहाँ पे क्या था, घोड़े या गधे का यहाँ पे क्या था, सही प्रमाण मिला। यहाँ पे क्या था, घोड़े या गधे का यहाँ पे इसका एविडेंस भी मिला है। ए पॉट स्टोन फ्रैगमेंट ऑफ मेसोपोटामियन ओरिजिन, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामिया, ब्रॉन्ज गर्ल, डांसिंग गर्ल। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेसोपोटामिया का, ठीक है, एक पोर्ट स्टोन मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मेसोपोटामिया का एक स्टोन मिला है। ठीक है, और जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो है वो भारत के कांटेक्ट में था। सिंपल से यहाँ पे ये बात करें तो उस टाइम पे क्या था कि जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसका जो व्यापार, उसका जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया के साथ था। इसके यहाँ पे सबूत भी इसके मिले हैं। एक ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल की वहाँ पे मूर्ति मिली है। ठीक है, एक नाचने वाली जो डांसिंग गर्ल है उसकी ब्रॉन्ज की जो एक मूर्ति मिली है, जिसके ऊपर से काफ़ी गहने वगैरह उसने पहने हुए हैं। ठीक है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के जो लोग थे, चाहे अमीर थे चाहे गरीब थे, वो गहने ज़रूर पहनते थे। एविडेंस ऑफ वायलेंट डेथ ऑफ सम ऑफ द इनहेबिटेंट्स, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पुट टुगेदर। अब देखिए कुछ जगह पे क्या है कि वायलेंट डेथ, यानी कि हिंसक मौत। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे क्या है कि कुछ जगह पे क्या है कि यहाँ पे आपको वायलेंट डेथ के क्या है, यहाँ पे आपको सबूत मिलते हैं। ठीक है, जैसे मानव कंकाल है, ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, उसकी खोज हुई थी जब, तो उससे पता चलता है कि शायद उस टाइम पे अगर जो मौत थी वो बहुत ज़्यादा हिंसक हुई होगी किसी इंसान की। वैसे ए सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वॉम्ब एंड ए वुमेन टू बी सेक्रीफाइस बाय ए मैन विद ए नाइफ इन हिज हैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे क्या है कि एक सील मिली है जिसके ऊपर क्या है कि एक जो देवी है वो अपने गर्भ से उगने वाले पौधे के साथ देवी का प्रतिनिधित्व करती है, और एक महिला को उसके हाथ में चाकू के साथ आदमी द्वारा आहुति दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सील मिली है जिसके ऊपर एक फ़ोटो बनी हुई है। फ़ोटो में क्या दिखाया गया है, फ़ोटो में दिखाया गया है कि एक आदमी जो एक जो औरत है, उनका जो उसका जो गर्भ है, ठीक है, जो उसका जो वहाँ पे क्या है कि एक पौधा उग रहा है। ठीक है, तो साथ क्या है, एक महिला ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है जो एक आदमी की क्या है, एक बलि दे रही है वहाँ पे। तो ऐसी एक फ़ोटो वहाँ पे मिली है। ठीक है, ए बियर्ड मैन ए सील विद ए पिक्चर सजेस्टिंग पशुपति महादेव, एक दाढ़ी वाले आदमी की वहाँ पे फ़ोटो मिली है। ठीक है, दाढ़ी वाले आदमी की वहाँ पे इमेज मिली है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, दाढ़ी वाले आदमी की वहाँ पे इमेज मिली है, मूर्ति मिली है वहाँ पे, जिससे ये पता लगाया जा सकता था, जिसे ये कहते हैं कि आम ये कह देते हैं कि ये पशुपति महादेव की ये फ़ोटो है। ठीक है, अब देखिए पशुपति जो थे, जिसकी सील के ऊपर फ़ोटो बनी हुई है, जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ क्या है,
जो पशु पक्षी हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो सारे ही पशु हैं वो उसके आसपास है, तो सारे जो पशु इसके आगे सर झुका रहे हैं, नतमस्तक है उसके सामने सर झुका रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसे पशुओं का नाथ यानी कि जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता था। तो अब देखिए एक बियर्ड मैन की जो इमेज मिली है, मूर्ति मिली है, अब उसकी तुलना उससे की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो ये व्यक्ति है बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी जिसकी मूर्ति मिली है, तो ये सोचते थे कि जो पशुपतिनाथ के ऊपर जो सील की फ़ोटो है ये इसी आदमी की है, ठीक है। उसकी जो तुलना है भगवान शिव से की गई है। दिस सिटी इज़ आल्सो एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म एज डिस्पाइट हैविंग बीन फ्लडेड ऑलमोस्ट 9 times दे नेवर ट्राई टू शिफ्ट ए सेफ प्लेसेस। अब देखिए यह शहर, जो ये शहर है मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रूढ़िवादी यानी कि यहाँ पे कंजर्वेटिज्म के लोग थे, यानी कि यहाँ पे रूढ़िवादी टाइप के लोग थे। यहाँ पे ये खास उदाहरण देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कई जगह पे बलि दी जा रही है, कई जगह कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो इनकी लोग ये यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो अंधविश्वासी थे, वहाँ पे रूढ़िवादी विचार के थे, अंधविश्वासी थे थोड़े से, ठीक है। वहाँ पे देखिए कि 9 बार बाढ़ आ गई, मोहनजोदाड़ो में 9 बार बाढ़ आई थी, उसके बावजूद भी किसी ने भी अपना वहाँ से घर छोड़ के सुरक्षित स्थान पर, एक सेफ प्लेस पर नहीं गए, ठीक है। रैदर दे कैन बैक टू ओरिजिनल साइट वेन एवर द वाटर टेबल रिसीड, नोर दे डिड एवर ट्राई टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड। अब देखिए बाढ़ आने के बावजूद उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम इतना मजबूत कोई बांध बना दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें जिससे जो बाढ़ आएगी, जो फ्लड आएगा, उनको नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, बाढ़ आती रही है, वो उसे झेलते रहे हैं। उन्होंने कभी भी बाढ़ से बचने के लिए कुछ भी उन्होंने मजबूत काम किया ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ, किसी सेफ प्लेस पे जाएँ, या कभी नहीं ये सोचा कि बाढ़ को रोकने के लिए कुछ काम किया जाए। आलमगीरपुर की बात करें, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आलमगीरपुर, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, किसी ने बताया नहीं है कि यूपी की फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है। मैंने ये पूछा था कि बताइए कि यूपी आजकल इसकी जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश, पहले इसकी फुल फॉर्म क्या थी? तो पहले इसकी फुल फॉर्म थी यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम पे इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, आज इसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए आलमगीर यूपी में इसके साइट्स हैं इंडस वैली के। द फेमस हड़प्पन साइट इज़ कंसीडर्ड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडस कल्चर, although the cave found her resemble those at other Harappan sites. Other findings suggest that Alamgirpur developed during the late Harappan culture. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हड़प्पा की जो प्रसिद्ध जो जगह है, हड़प्पा की जो मशहूर जो स्थल है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी है, वो यहाँ पे आलमगीरपुर में पाई गई है। आलमगीरपुर का जो ईस्टर्न वाली जो बाउंड्री है, यानी कि जो पूर्वी स्थान है, जो ईस्टर्न बाउंड्री है, वो इंडस वैली कल्चर माना गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए कि कई गुफाएं जो है, ठीक है, यहाँ पे पाने वाली जो कई गुफाएं हैं, जो कई केव्स है, वो यहाँ पे हड़प्पा स्थलों से मिलती जुलती हैं, ठीक है। यानी कि हम सीधे से ये जान सकते हैं कि जो यूपी का जो आलमगीरपुर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो गुफाएं मिली हैं, जो केव्स मिले हैं, ठीक है, जो हड़प्पा से मिलती जुलती हैं। तो हम इस बात पर पहुँचते हैं कि जो आलमगीरपुर है, ठीक है, जो उसका विकास हुआ है वो हड़प्पा के काफ़ी देर बाद हुआ है। यानी कि जब हड़प्पा का एंडिंग पीरियड था तो तब आलमगीरपुर में इसके जो सबूत देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आलमगीरपुर कौन सा स्थान है इंडस वैली का? ये वो वाला स्थान है इंडस वैली का जहाँ पे देर हड़प्पन यानी कि लेटर हड़प्पन जो कल्चर है उसके दौरान आलमगीरपुर में इसके प्रमाण या इसके सबूत देखे गए हैं। द साइट इज़ रिमार्केबल फॉर प्रोवाइडिंग द इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ए थ्रो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कुंड पर कपड़े की छाप प्रदान करने के लिए साइट लिखनी है। ये साइट क्यों जानी जाती है, आलमगीरपुर का क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कुंड पर क्या है, कपड़े की छाप है, ठीक है। एक कुंड है, एक थ्रो है, यहाँ वहाँ पे क्या एक कपड़े की छाप है, ठीक है, जिसके कारण इसे साइट को जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन
was important हड़प्पन सिटी। द वर्ड कालीबंगन मीन्स ब्लैक बेंगल। ठीक है, कालीबंगन का क्या क्या मतलब है? ठीक है, कालीबंगन का क्या मतलब है? ब्लैक बेंगल्स। काली का मतलब होता है ब्लैक, बंगा ठीक का मतलब होता है बेंगल्स। ए प्लो field was most important discovery of the earlier excavation. Later excavation at Kalibangan made the following specific discovery. अब देखिए कालीबंगन का मतलब हमने सोच लिया है कि समझ लें कि क्या है काली चूड़ियाँ। अब इसके कारण जो यहाँ पे देखिए खोजें हुई हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे जो खोजें हुई हैं तो इसको जानते हैं क्या क्या है। ए वुडन फुरो, 7 फायर अल्टर्स in a row on a platform suggesting the practice of the cult of sacrifice। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि लकड़ी का फरो मिला है, लकड़ी का फरसा मिला है। फरो मतलब होता है फरसा, ठीक है। 7 फायर अल्टर मिले, यहाँ पे क्या है 7 अग्नि के कुंड मिले, जिससे पता चलता है कि जो इंसान है वो यहाँ पे बलि वगैरह सेक्रीफाइस वगैरह वो करते थे। रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक्स wall around both the citadel and lower town, the second Harappan site after Lothal to have the lower town wall also walled। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चाहे सिटाडल हो चाहे लोअर टाउन हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे चाहे सिटाडल हो चाहे लोअर टाउन हो, यहाँ पे व्यापारी रहते हो चाहे वहाँ पे क्या है एडमिनिस्ट्रेटर रहता हो, दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ एक ईंट की जो क्या था एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती थी चारों तरफ, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या है कि अगर लोगों के घर बना दिए गए हैं, वहाँ पे एक शहर बसा दिया गया है, तो उसके चारों तरफ क्या था, चाहे वो सिटाडल हो चाहे वो लोअर टाउन के घर हो, उसके आसपास क्या था, एक ईंट की दीवार बनाई जाती थी। बोन्स ऑफ कैमल, द स्कल ऑफ ए चाइल्ड फाउंड सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोसेफल्स, ए टिल्ड फ्लोर विच बियर इंटरसेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, ठीक है, एक बच्चे की वहाँ यहाँ पे खोपड़ी मिली है जो जल शीर्ष यानी कि किससे सफ़र थी, वो हाइड्रोसेफल से। हाइड्रोसेफल्स देखिए यहाँ पे एक बीमारी है, ठीक है, हाइड्रोसेफल से एक बच्चे एक सर मिला है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जो हाइड्रोसेफल से जो पीड़ित था बच्चा जो सफ़र कर रहा था उससे। उसके बाद एक फ्लोर टाइल मिली है, ठीक है, एक टाइल मिली है, ए टाइल्ड फ्लोर विच बियर्स इंटरसेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ सर्कल। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए उस ज़माने में क्या था, एक फ्लोर मिला, एक फर्श मिला है जिसके ऊपर सर्कल इनकी गोल गोल डिज़ाइन वहाँ पे डाले गए हैं। ए ह्यूमन हेड विद लॉन्ग ओवल आइज, थिक लोअर लिप्स, रिसीडिंग फोरहेड एंड स्ट्रेट पॉइंटेड नोज। अब देखिए एक ह्यूमन हेड यानी कि जो इंसान का जो सर मिला है जिसके साथ क्या है ओवल आइस है, यानी कि यहाँ पे क्या है एक ओवल आइस क्या है कि अंडाकार शेप की जो आंखें हैं वो मिली हैं, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन हेड है उसके साथ क्या एक अंडाकार आंख है, जो उसके जो होंठ हैं वो काफ़ी मोटे हैं। उसके बाद क्या है कि रिसीडिंग फोरहेड यानी कि माथे की हड्डी है वो है। उसके बाद जो स्ट्रेट पॉइंटिंग नोज़ यानी कि जो नाक है वो काफ़ी नुकीला, यानी कि एक सर मिला है इंसान का, एक इंसान का जो सर मिला है उसकी जो आंखें जो है वो अंडाकार शेप की है जैसे हमारी होती हैं, ठीक है, नाक तीखी है, जो लिप्स हैं काफ़ी मोटे मोटे हैं, माथे की हड्डी, ठीक है, बाहर को उभरी हुई है, ऐसी ये चीज़ ऐसे यहाँ पे एक इंसान का सर मिला है, ठीक है। एविडेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बुरियल, यहाँ पे क्या है कि 2 टाइप के बुरियल थे, यानी कि दफनाने के 2 तरह के टाइप्स थे यहाँ पे कालीबंगन में। बुरियल्स इन रेक्टेंगुलर ग्रेव एंड बुरियल इन सर्कुलर ग्रेव, यानी कि दफनाने के 2 तरीके थे, एक तो था आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में व्यक्ति को दबाया जाता था जैसे आजकल होता है ना दफनाने का तरीका, ठीक है, आदमी के साइज़ के हिसाब से वो गड्ढा खोदते हैं वहाँ पे दफना देते हैं। एक होता है गोल, गोलाकार, बिल्कुल गोल सर्कल ऐसे वो ज़मीन को खोदते थे उसमें दफना देते थे, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो ग्रेव है वो कहाँ पे मशहूर थी, वो कहाँ पे फेमस थी, वो थी यहाँ पे कालीबंगन राजस्थान में। नेक्स्ट कोट दीजी, सिंध पाकिस्तान में है। कोट दीजी इज़ नोन more as pre-Harappan site. It gives the impression of a pre-Harappan fortified settlement. Houses were made of stone. The remains of the Kot Diji suggest that city exists in the first half of the 3rd millennium BC. Excavation
एट द साइट सजेस्ट दैट द साइट वाज डिस्ट्रक्टेड बाय फोर्स। अब देखिए जो कोट दीजी है ये कहाँ पे, पहली बात तो ये सिंध पाकिस्तान में है। कोट दीजी क्या है, कोट दीजी को कौन सी साइट माना जाता है, इसे प्री हड़प्पन साइट माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट है जिसे प्री हड़प्पन साइट माना जाता है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखिए, तो उसका आंसर कोट दीजी। ठीक है, अब देखिए ये जो हड़प्पा है, ये जो पूर्व हड़प्पा यानी कि जो प्री हड़प्पन जो यहाँ पे जो था, जो पीरियड था, ठीक है, वो कौन सा था, वो 45 सेटलमेंट का था, यानी कि बस्तियों का वो था। ठीक है, यानी कि जो प्री हड़प्पन जो टाइम था वो बस्तियों वाला, ठीक है, गढ़वाली बस्तियों वाला वो शहर था, सॉरी गढ़वाली बस्तियों वाला वहाँ पे क्या था, सबूत मिलता है। यानी कि कोट दीजी की बात करें तो ये कौन सी साइट थी, ये हड़प्पा से शुरुआती, जब हड़प्पा जो शुरू नहीं हुई थी तब लोग जब बस्तियों में रहते थे, ये तब का यहाँ पे एरिया है। ठीक है, यहाँ पे तब के जब हड़प्पा सभ्यता शुरू होने वाली थी उसके पहले वाला टाइम जो था, बस्तियों वाला जो लोग 45 सेटलमेंट जब वो रहने लग गए थे अपने घरों में, ठीक है, जब शुरुआत होने वाली थी हड़प्पन की, तब से इसे माना जाता है। यहाँ पे जो घर है वो पत्थरों के बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो पत्थरों के घर बने हुए हैं मकान, ठीक है, उसके बाद जो कोट दीजी है, ठीक है, उससे उसके जो अवशेष हैं, कोट दीजी के जो अवशेष हैं या जो इसके जो खुदाई जो हुई है उससे ये पता चलता है कि ये जो शहर है ये 3rd मिलेनियम BC। अब देखिए मैंने आपको जब पहला लेक्चर करवाया था उसमें मैंने आपको सारे ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि मिलेनियम का मतलब क्या होता है। 3rd मिलेनियम BC मतलब कि मिलेनियम का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000, मिलेनियम का मतलब होता है 1000। ठीक है, यहाँ पे 3rd मिलेनियम BC यानी कि 3000 साल पूर्व की वो बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कोट दीजी है, अगर उसके अवशेष की बात करें, यहाँ पे उसकी खुदाई की बात करें, ये शहर यह बताता है कि ये जो शहर है कोट दीजी का, ये 3री शताब्दी यानी कि 3000 जो 3rd मिलेनियम BC है, ठीक है, उससे पहले का था। ठीक है, जो इसका जो फर्स्ट हाफ है यानी कि जो कोट दीजी का जो पहला जो फर्स्ट हाफ है वो 3rd मिलेनियम BC पुराना है, यानी कि 3000 साल पुराना है। ठीक है, ये जो सिटी है, ये जो साइट है कोट दीजी की, ठीक है, ये कैसे नष्ट हुआ था, ये कैसे ख़त्म हुआ था, ये फोर्स से डिस्ट्रक्ट हुआ था, फोर्स से नष्ट हुआ था। नेक्स्ट है लोथल गुजरात। लोथल वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर। द टाउन प्लानिंग इन लोथल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। अब देखिए जो लोथल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था हड़प्पन कल्चर का, यानी कि यहाँ से क्या था, व्यापार जो होता था, ये मुख्य व्यापार केंद्र था। उसके बाद इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो लोथल से, जो लोथल की जो टाउन प्लानिंग थी वो हड़प्पन से और मोहनजोदड़ो से बिल्कुल अलग थी। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। इसके जो शहर था वो 6 भागों में बांटा होता था। ईच सेक्शन वाज बिल्ट ऑन ए वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ अनराइप ब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो ईंटें हैं, ठीक है, अब जहाँ पे देखिए जो इसका जो प्रत्येक खंड है यानी कि जो इसका जो सेक्शन है, इसके देखिए पहली बात तो है इस शहर को जो है वो 6 भागों में बांटा जाता था, 6 सेक्शन इसके बनाए जाते थे। अब जो हर एक जो सेक्शन है इसका, ठीक है, उस पर क्या था, एक चबूतरा बनाया जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक चबूतरा बनाया जाता था। ईच प्लेटफॉर्म वाज सेपरेटेड बाय ए रोड विद विथ रेंजिंग फ्रॉम 12 फीट टू 20 फीट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो हर एक जो प्लेटफॉर्म था उसको 12 फीट से लेके 20 फीट तक की चौड़ाई वाली सड़क से अलग किया गया था। यानी कि जो इसका जो एरिया था, जो इसका जो ईच जो सेक्शन था, इसका टोटल तो 6 सेक्शन थे, जो ईच जो सेक्शन था वो 12 फीट से 20 फीट चौड़ा था। ठीक है, एक्सकवेशन एट लोथल लेड टू सम स्पेसिफिक डिस्कवरीज विच इंक्लूड। अब देखिए देखते हैं कि लोथल से जो खोजें हुई हैं वहाँ पे क्या क्या मिला है। देखिए रिमेन ऑफ राइस हस्क एंड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे राइस हस्क मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चावल है उसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का मतलब है यहाँ पे कि जो डॉकयार्ड है वो इंसानों ने खुद बनाया था, वो नेचुरली नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर चावल की बात करें तो यहाँ पे जो चावल है, ठीक है, वो तो हड़प्पन कालीन के शहर तो थे ही, पर अहमदाबाद का जो रंगपुर का एरिया है वहाँ पे भी चावल के अवशेष मिले हैं, इनकी राइस के वहाँ पे भी मिला है।
लोथल गुजरात में भी राइस हस्क है, और अहमदाबाद का जो रंगपुर का एरिया है वहाँ पे भी राइस हस्क मिले हैं, ये भी गुजरात में ही पड़ता है। एविडेंस ऑफ ए हॉर्स फ्रॉम ए डाउटफुल टेरिकोटा फिंगरिंग इम्प्रेशन ऑफ ए क्लॉथ ऑन सेम द सील। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पहली बात तो जो यहाँ पे जो घोड़े हैं, ठीक है, उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो देखिए घोड़ा कहीं पे नहीं है इंडस वैली में, सिर्फ आपको लोथल में ही मिलेगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो घोड़ा है उसके अवशेष वो कहाँ पे मिले हैं, वो लोथल गुजरात में ही मिले हैं, ठीक है। अब देखिए उस ज़माने में क्या था, जो टेराकोटा से जो खिलौने बनाए जाते थे उसमें घोड़ा भी था, तो उससे पता चलता है कि अगर घोड़ा बनाया है तो वाकई ही घोड़ा भी होगा सचमुच में, ठीक है। तो उसके बाद घोड़े की जो सील के ऊपर फ़ोटो भी बनी हुई है, घोड़े की फ़ोटो बनी सील के ऊपर, से पता चलता है कि हाँ कि देखिए यहाँ पे लोथल में क्या था, कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ सील्स मिली हैं जिसके ऊपर घोड़े की फ़ोटो बनी हुई है। तो इससे पहले कोई भी इंपॉर्टेंट जो आप साइट देखें वहाँ पे घोड़े के बिल्कुल निशान नहीं मिले। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेसोपोटामिया हाउसेज विद एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट। अब देखिए जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जो इंडिया का व्यापारिक संबंध था, जो ट्रेड था, वो किससे, वो मेसोपोटामिया के साथ था। और जो घरों के जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, सड़कों पे नहीं खुलते थे, गलियों पे खुलते थे। ए शिप डिज़ाइन ऑन ए सील, ए टेराकोटा शिप, ए पेंटिंग ऑन ए जार रिसेंबलिंग द स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स एंड थर्स्टी क्रो नेटेड इन पंचतंत्र। अब देखिए सील पर क्या था, अब देखिए एक सील मिली है जिसके ऊपर जहाज़ की फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है, एक टेराकोटा जहाज़। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि एक सील मिली है जिसके ऊपर जहाज़ की फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। एक मिट्टी जो टेराकोटा है उससे जहाज़ बनाया गया है, यहाँ पे टेराकोटा जो मिट्टी है उसकी जो खिलौने बनते हैं उसके ऊपर जहाज़ बनाया गया है उससे, ठीक है। जो पंचतंत्र में जो कहा गया है, जो पंचतंत्र में देखिए जो एक कहा गया है कि चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा की जो कहानियाँ हमें पंचतंत्र में मिलती हैं। देखिए पंचतंत्र क्या है कि जो बुक है जो विष्णु शर्मा ने लिखी है, उसमें हमें पता चलता है कि जो चालाक लोमड़ी है, जो प्यासा कौवा की कहानी है, वो वैसा ही हमें यहाँ पे पेंटिंग के ऊपर मिलता है। एक जार मिला है जिसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, जिससे हमें थर्स्टी क्रो और कनिंग फॉक्स की जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र में जो दर्ज हैं उसकी हमें याद आती है इसे देख के। एविडेंस ऑफ ए डबल बुरियल फाउंड इन 3 graves whereas in Kalibangan one such grave has been found। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बुरियल क्या है कि यहाँ पे बुरिंग ए मेल एंड फीमेल इन ए सिंगल ग्रेव। अब यहाँ पे देखिए कि आदमी और औरत को एक ही जगह पे दफनाया गया था, यहाँ पे डबल बुरियल मिली है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है 3 बुरियल मिली है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लोथल में। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि आदमी और औरत को एक जगह पे दफनाया गया था इकट्ठे, ठीक है, तो वो जो है उसके जो एविडेंस है वो कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हमें लोथल गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सेम ऐसी ही कबर एक कालीबंगन में भी मिली थी, यानी कि ये जो सेम चीज़ें लोथल में भी मिली थी, ये सेम चीज़ जो है वो कालीबंगन में भी मिली थी। एविडेंस ऑफ गेम्स सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एविडेंस मिली है चेस के, जैसे आज की चेस है, वहाँ पे उस ज़माने में जो चेस है उसके भी जो खेलते थे चेस उस ज़माने में, ठीक है, उसके भी वहाँ पे जो सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 180, 90, 45 डिग्रीज एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा उपकरण मिला है, ठीक है, एक ऐसा। नेक्स्ट है अमरी पाकिस्तान। देखिए अमरी आल्सो गिव्स एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन सेटलमेंट। अब देखिए जो अमरी हिस्सा है, जैसे कोट दीजी का हिस्सा था पाकिस्तान का, वैसे ही अमरी जो हिस्सा है वहाँ पे हमें प्री हड़प्पन सेटलमेंट के जो यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउएवर इट लैक्स द फोर्टिफिकेशन प्लान ऑफ द प्री हड़प्पन फेज। देखिए हालांकि इसमें क्या है कि इसमें जो पूर्व हड़प्पा के जो चरण है, ठीक है, उसमें किलेबंदी की योजना नहीं है। जैसे होता था ना कि जैसे घर बना दिए जाते थे तो उसके चारों तरफ क्या था, चाहे सिटाडल हो चाहे आम लोगों के घर हो, उसके चारों तरफ क्या था, 4 दीवारी कर दी जाती थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया था, ये कौन सा हिस्सा था। अब देखिए अगर कोई घर मिले जिसके आसपास कोई 4 दीवारी ना की गई हो तो ये मान लेते हैं कि वो प्री हड़प्पन सेटलमेंट का था। अगर कोई घर मिले, जैसे घर मिलते हैं उसकी चारों तरफ जैसे
किलेबंदी की हो, दीवार बनाई हो, तो ये मान लेते थे कि ये मैच्योर पीरियड था हड़प्पा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कोडदीजी होगा, अमरी हो गया, ये प्री हड़प्पन सेटलमेंट थी। ए स्पेकुलर फीचर ऑफ अमरी इज दैट इट गिवन द इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल कल्चर बिटवीन प्री एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अमरी की एक शानदार विशेषता है, अमरी की एक शानदार विशेषता है, क्या है वो, कि जो हड़प्पा की जो संस्कृति है उसके पहले और उसके बाद, ठीक है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति शुरू होने से पहले और हड़प्पा संस्कृति के बाद जो बीच में जो टाइम था, ठीक है, उसका जो कल्चर था वो हमें अमरी पाकिस्तान से ही मिलता है। यानी कि हड़प्पा से शुरू होने से पहले और हड़प्पा के बाद का जो बीच वाला जो टाइम है, अगर उसके बारे में हमें जानना है तो हम अमरी पाकिस्तान में उसके क्या है एविडेंस मिले हैं। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स एट अमरी इंक्लूड द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ rhinoceros, traces of झंगर कल्चर इन लेट और डिक्लाइन हड़प्पन फेज एंड फायर अल्टर। अब देखिए अमरी में अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें अमरी की, तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो गैंडा है, ठीक है, रेनोसोर्स जो सीरस है, यानी कि जो गैंडा है उसके अवशेष मिले हैं, और जो झंगर जो संस्कृति है, जो झंगर कल्चर है उसके निशान मिले हैं, और हड़प्पा जो टाइम है उसका जो फेज़ है उसमें जो फायर अल्टर्स है वो भी मिले हैं। यानी कि अमरी पाकिस्तान में मिला क्या है, अमरी पाकिस्तान में हमें गैंडे के निशान मिले हैं, यहाँ पे हमें झंगर संस्कृति के बारे में जानने को मिला है, यहाँ पे क्या है फायर अल्टर यानी कि अग्निकुंड भी मिले हैं। अब देखिए अग्निकुंड फायर अल्टर्स ये कहाँ पे थे, ये कालीबंगा राजस्थान में भी थे, और ये कहाँ पे, ये अमरी पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि ये बहुत छोटा सा है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए क्या है। नेक्स्ट है चौहनदाड़ो, ये था पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। एक्सकवेशन एट चौहनदाड़ो हैव रिवील्ड 3 डिफरेंट कल्चर लेयर फ्रॉम लोएस्ट टू द टॉप बीइंग इंडस कल्चर एंड द हड़प्पन झुकर कल्चर एंड झंगर कल्चर। अब देखिए चौहनदाड़ो जो है वहाँ पे खुदाई से पता चलता है कि यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ थी, 3 अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या थे कल्चर थे, जिनमें सबसे नीचे से बात करें तो सिंधु संस्कृति, उसके बाद पूर्व हड़प्पा झुकर संस्कृति, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति जो हड़प्पा शुरू होने से पहले जो झुकर संस्कृति थी वो, और झंगर संस्कृति शामिल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 तरह की संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति, फिर झुकर संस्कृति, फिर झंगर संस्कृति। ठीक है, द साइट इज स्पेशली important for providing evidences about different Harappan factories. These factories produce seals, toy and bond implements. अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विभिन्न तरह के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हड़प्पा की जो फैक्ट्रियाँ मिले, कारखाने मिले हैं यहाँ पे बड़े बड़े। इन फैक्ट्रियों में क्या था, इन फैक्ट्रियों ने देखिए यहाँ पे खिलौने हैं, वो उसके साथ जो हड्डी है, ठीक है, उसके जो औजार बनाते थे। यहाँ पे क्या था, इन फैक्ट्रियों में खिलौने बनते थे, साथ में हड्डियों के औजार भी बनते थे, उनके इम्प्लीमेंट्स भी बनते थे। थ्रू एक्सकवेशन द एविडेंस ऑफ द बीड मेकर शॉप हैज़ कम टू लाइट। इट वाज ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट ए सिटाडल। देखिए यहाँ पे जो शहर था, ये एकमात्र ऐसा शहर था जो सिटाडल के बगैर था। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिटाडल तो देखिए हर जगह पे होता ही था कि ऊंचे ऊंचे घर बने होते थे, नीचे व्यापारियों के घर, ऊपर प्रशासक के घर, एडमिनिस्ट्रेटर के घर। तो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे सिटाडल था ही नहीं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि वो कौन सी ऐसी जगह है हड़प्पन की या इंडस वैली की जहाँ पे सिटाडल नहीं था, वो था चौहनदाड़ो। ठीक है, सम रिमार्केबल फाइंडिंग्स एट चौहनदाड़ो includes bronze figures of pluck cart and ikas, a small pot suggesting as inkwell, footprints of an elephant and a dog chasing a cat। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ब्लक कार्ड है इनकी, जहाँ पे जो बैलगाड़ियाँ हैं वो मिली है। यहाँ पे क्या है कि जो छोटे छोटे बर्तन मिले हैं। यहाँ पे इसके बाद क्या है कि जो हाथी है उसके पैरों के निशान मिले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाथी के पैर के निशान है, एक कुत्ता जो है, एक डॉग है, वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसके जो है उसका निशान मिले हैं। उसके बाद क्या था, यहाँ पे एक छोटा बर्तन मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बैलगाड़ी वगैरह मिली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। रोपड़ पंजाब की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, रोपड़ इज़ हड़प्पन साइट फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर हैव बीन फाउंड। देखिए रोपड़ जो एक ऐसा जो हड़प्पा का जो स्थान है, एक ऐसी प्लेस है रोपड़ जहाँ पे क्या था कि हड़प्पा शुरू होने से पहले इनकी प्री हड़प्पन पीरियड और उसके बाद जो हड़प्पा का जो कल्चर था यहाँ पे मिला है। बिल्डिंग एट रोपड़ वर मेड मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल, यानी कि जो हड़प्पन में जो बिल्डिंग्स है, जो इमारतें हैं, वो किससे बनी थी, वो पत्थर से और मिट्टी से बनी हुई थी। इसकी साइट की बात करें, यहाँ पे क्या है, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, कॉपर एक्सेस, चैट ब्लेड्स, टेराकोटा ब्लेड्स, वन इंस्क्राइब्ड स्टाइट सील विद टिपिकल इंडस पिक्टोग्राफ, सेवरल बरियल्स इंट्रेड इन ओवल पिट एंड ए रेक्टेंगुलर मड ब्रिक चैम्बर। यहाँ पे क्या है, देखिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गहने मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और टेराकोटा ब्लेड मिले हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिले हैं। अंडाकार जो गड्ढे हैं वो मिले हैं और मिट्टी की ईंटें वगैरह ये कई कुछ यहाँ पे मिली हैं। देयर इज़ आल्सो एन एविडेंस ऑफ ए बुरिंग डॉग बिलो द ह्यूमन बरियल, इट वॉज लेट इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस, ये क्वेश्चन हमेशा ही आ जाता है रोपड़ पंजाब से। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि जो एक व्यक्ति के साथ, एक इंसान के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया है, वो जो कब्र है वो कहाँ पे मिली है, वो मिली है रोपड़ पंजाब में, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति जो एक पर्सन है उसको कुत्ते के साथ दफनाया गया है, यहाँ पे ये सब मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए बनावली है हरियाणा में, सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, बनावली हैज़ प्रोवाइडेड टू फेज ऑफ कल्चर ड्यूरिंग इट्स एक्सकवेशन, द प्री हड़प्पन फेज़ 1 एंड द हड़प्पन फेज़ 2। अब देखिए जो बनावली है वो कहाँ पे है, वो हरियाणा में है। यहाँ पे दो फेज़ मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एक प्री हड़प्पन और एक हड़प्पन। प्री हड़प्पन कौन से फेज़ 1 यानी कि जब शुरुआती दौर था इंडस वैली का, और दूसरा फेज़ 2 जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आ चुकी थी। अब देखिए उसके बाद थ्रो फेज़ 2 बिलोंग टू द हड़प्पन पीरियड, चेस बोर्ड एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग वाज नॉट ऑलवेज फॉलोड एज इन अदर हड़प्पन साइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फेज़ 2 था, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई टाइम, जहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर कोई टाउन प्लानिंग की जाती थी तो जैसा बाकी हड़प्पन की साइड में देखा गया है कि ग्रिड पैटर्न अपनाया जाता था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ग्रिड पैटर्न था ना कि जो सड़कें थी वो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ सीधी सीधी सड़कें थी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। बनावली हरियाणा में ऐसा नहीं था कि जैसे हड़प्पन की जो बाकी जो साइट्स थी, है ना, जो इंडस वैली की जो बाकी साइड थी वहाँ पे ग्रिड पैटर्न देखने को मिला है। तो बनावली में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बिल्कुल ग्रिड पैटर्न यहाँ पे अपनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। उसके बाद द रोड वर नॉट ऑलवेज स्ट्रीट, नो डिड कट ए राइट एंगल्स। देखिए सड़कें यहाँ पे सीधी नहीं थी और ना ही वो राइट एंगल पे काटती थी, ना ही वहाँ पे राइट एंगल बना हुआ था। इट आल्सो लैक्ड अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ए सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे देखिए अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें वहाँ पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, कि जो काफ़ी बढ़िया था। पर यहाँ पे बनावली हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो जल निकासी थी, यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था इतना अच्छा नहीं था। हाई क्वालिटी बार्ले हैज़ बीन फाउंड इन एक्सकवेशन। यहाँ पे क्या था, देखिए बड़ी इनकी बहुत ही बढ़िया उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार्ले, यहाँ पे जौ मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पे बार्ले मिले हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में क्वेश्चन बन सकता है। अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स रिमेन्स इंक्लूड सिरेमिक्स, स्टाइड सील एंड ए फ्यू टेराकोटा सीलिंग विद टिपिकल इंडस स्क्रिप्ट, इयरिंग शेप लाइक लीव्स ऑफ ए पीपल ट्री एंड टेराकोटा बैंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अन्य जगह की बात करें या इंपॉर्टेंट मटेरियल की बात करें, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मिट्टी के जो पात्र हैं वो मिले हैं, ठीक है। सेल खड़ी मोहर मिली है, सिंधु लिपि मिली है यहाँ पे,
कुछ टेराकोटा की सीलिंग्स मिली हैं यहाँ पे। पीपल के पेड़ों के पत्ते, जो पीपल के जो पेड़ है उसके पत्तों की तरह कान के जो छल्ले हैं वो मिले हैं। टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिले हैं। देखिए कानों के जो रिंग्स हैं, जो इयर रिंग्स हैं वो मिले तो हैं, वो पीपल के जैसे पेड़ों के पत्ते की जो होते हैं ना शेप, वैसे मिले हैं। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा गुजरात। देखिए यहाँ पे क्या है, ई सिचुएटेड इन कच्छ भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड एक्सकेवेटेड बाय JP जोशी इन 1972। सुरकोटड़ा वाज एन इम्पोर्टेंट फोर्टिफाइड हड़प्पन सेटलमेंट। अब देखिए जो गुजरात का जो कच्छ का एरिया है, जो भुज जिले में स्थित है कच्छ का एरिया, ये वहाँ पे है सुरकोटड़ा। अब देखिए इसकी साइट कब मिली थी, इसकी साइट मिली थी 1972 में। इसे किसने खोजा था, JP जोशी ने। और जो सुरकोटड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, किलेबंदी थी। किलेबंदी क्या था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो घर बने थे उसके चारों तरफ क्या था, किलेबंदी थी, यानी कि यहाँ पे क्या था, चार दीवारी की गई हुई थी। दिस साइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स। देखिए साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहली बार यहाँ पे क्या था, घोड़े की हड्डियों के निशान मिले हैं, या घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पे मिली हैं। सुरकोटड़ा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए घोड़े की बात करें तो घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पे मिली थी। सिमेट्री विद 4 पोर्ट बुरियल्स विद सम ह्यूमन बोन्स हैज़ आल्सो बीन फाउंड। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इंसान की हड्डियों के साथ साथ क्या है कि कुछ कब्रिस्तान में मिले हैं। यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान मिले हैं, यहाँ पे क्या है कि कुछ इंसान की हड्डियाँ मिली हैं। ए ग्रेव हैज़ बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद ए बिग रॉक, ए रेयर फाइंडिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हड़प्पन जो हड़प्पन संस्कृति है, जो हड़प्पन कल्चर है, ये उस टाइम पे की जो क्या है, ये उस टाइम पे बहुत रेयर फाइंडिंग है सुरकोटड़ा। ठीक है, जो सुरकोटड़ा है वो हड़प्पन कल्चर की बहुत ही रेयर फाइंडिंग है, एक दुर्लभ खोज है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बड़ी चट्टान मिली है, उसके साथ क्या है, कब्र मिली है। नेक्स्ट है सुट कैंगडोर पाकिस्तान, ये लास्ट ही है। सुट कैंगडोर सिचुएटेड इन सिंध पाकिस्तान वाज इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये तटीय इलाका, ये कोस्टल टाउन था। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा, अगर हम इसे बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान में सुट कैंगडोर जो था वो जो एक इम्पोर्टेंट साइट ऐसी थी जो कोस्टल टाउन थी, यानी कि जो ऐसा इलाका था जो किसी नदी के किनारे पर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। एक्सकवेशन ऑफ सुट कैंगडोर हैव रिवील्ड ए टू फोल्ड डिवीजन ऑफ द टाउनशिप, द सिटाडल एंड द लोअर सिटी। It is said that Sutangdor was originally a port which later cut out from the sea due to coastal uplift। ठीक है, सुटकांगडोर की खुदाई से यह पता चलता है कि जो ये सुटकांगडोर था, यहाँ पे क्या था, दो तरह की चीज़ें यहाँ पे थी, मकान जैसे थे ना, यहाँ पे एक निचला एरिया था, एक सिटाडल था, एक निचला शहर था। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो सुटकांगडोर था वो मूल रूप से, यानी कि जो ओरिजिनल जो सुटकांगडोर था वो एक बंदरगाह थी। ठीक है, जो सुटकांगडोर था वो एक ओरिजिनली वो पोर्ट था, एक बंदरगाह थी, जो बाद में समुद्र से बार बार जो था वो अपलिफ्ट होने के कारण, जो समुद्र से पानी आने के कारण जो था, ये क्या था, ये बाद में समुद्र से कट गया। यानी कि सुटकांगडोर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे क्या था, सिटाडल भी थे, यहाँ पे जो निचले शहर भी बना हुआ था। ठीक है, लोअर टाउन भी बने हुए थे। तो ये मुख्य रूप से क्या था, ये मेनली क्या था, ये एक पोर्ट था, एक बंदरगाह थी। तो समुद्र से क्या था, बार बार अपलिफ्ट होने के कारण ये समुद्री भाग से कट गया। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट साइट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।